लेट्स स्टार्ट। तो देखो लास्ट क्लास में हमने रिफ्रैक्शन शुरू कर दिया था, है ना? वी हैड स्टार्टेड विद रिफ्रैक्शन। Yes, sir. स्नेल्स लॉ पढ़ा दिया था मैंने। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है कि भाई यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर म्यू1 है, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 है, इधर से लेट्स से लाइट रे आ रही है, नॉर्मल के साथ लेट्स से θ1 एंगल बना रही है, इधर पे एंटर करने के बाद कहीं तो जा रही है, हो सकता है थोड़ी सी बेंड हो जाए, थोड़ी सी डिविएट हो जाए अपने ओरिजिनल पाथ से, और यहाँ पर लेट्स से θ2 एंगल बना रही है विद द नॉर्मल। तो उसने बोला कि भाई μ1 sin θ1 इज इक्वल्स टू μ2 sin θ2, ये वैलिड रहेगा। दिस इज स्नेल्स लॉ, याद है? Yes, sir. व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? बहुत सिंपल सी डेफिनेशन थी कि भाई C by वैक्यूम में लाइट, so how much slower the light is as compared to light in a vacuum. बिल्कुल बिल्कुल, Speed of light in air. C by The speed of light in vacuum. करेक्ट। C. तो यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, बाय द वे म्यू का फॉर्मूला है स्पीड ऑफ लाइट इन व्हाटएवर मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, गिवन मीडियम में स्पीड अपॉन वैक्यूम में स्पीड। तो इसमें ये क्या बोलता है बेसिकली, मैं वापस रिपीट करके बता देता हूँ। Sir, it is C by V. Yes, sir. C by V ना. अरे यार सॉरी हाँ, सॉरी sir. सॉरी, सी बाई वी यार, मैंने बोला सी बाई वी और लिखा गलत, सॉरी, बिकॉज दिस शुड बी ग्रेटर देन 1। ये क्वांटिटी बड़ी होगी और ये क्वांटिटी छोटी होगी, क्या कर रहा हूं मैं? तो देखो फंडा ये है कि भाई स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा है वैक्यूम में, किसी भी और मीडियम में घुसती है तो म्यू टाइम्स स्लोअर हो जाती है, स्पीड ऑफ लाइट सिर्फ सी बाई म्यू रह जाती है। तो ये स्पीड है किसी मीडियम में, तो कितने गुना कम हो गई है स्पीड ऑफ लाइट, उसको हम बोलते हैं म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। फिर हमने रिलेटिव, हाँ बोलो सर, अगर वो वाटर में घुसा तो भी घुस जाती, तो भी वो हो जाती है ना भाई, स्पीड कम हो जाती है। वाटर में अगर घुस गई स्पीड कम हो जाएगी, हाँ कि ना? हाँ सर, होता है। टेंसर तो मीडियम में पानी, ट्रैवल कर रहा है ना। एग्जैक्टली, सो वाटर जो है, वाटर का म्यू इज ग्रेटर देन 1, हवा का ऑलमोस्ट 1 है। सही है? क्या बोलते सही हो? है सर। ठीक है, अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नाम की एक चीज, सॉरी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नाम की एक चीज हमने डिफाइन की थी, व्हिच वाज μ2 by μ1, कि भाई लेट्स से मैं इसका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ये मीडियम 2 है, ये मीडियम 1 है, तो मैं मीडियम 2 का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहा हूँ रिलेटिव टू मीडियम 1, तो उसको μ2, 1 बोलते हैं। याद आ रही है ये सब चीजें? Yes, sir. हाँ सर। इसको कई बार ऐसे भी लिख हाँ देते हैं, सर। इसको कई बार ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना? ओके ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। अच्छा, ये वाला सिंबल लिखवाया था क्या तुम लोगों को? नहीं, sir. नहीं सर। हाँ सर, लिखा था, कॉमा करके आपने लिखाया Yes, था। sir. You had हाँ। written it as ऐसे comma. नहीं लिखा था सर। चलो कोई नहीं, ये वाला जो सिंबल है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये कॉपी कर लो तुम। ये वाला जो सिंबल है इसको कई बार ऐसे भी लिख देते हैं। In 10th, I was always confused. Where is the with respect to one number? Is it before or after? आध वाला देख। अच्छा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, इसका निकालना है इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू दिस वन। देखो बाद में जो है ना उसका निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वी हैव टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस क्वांटिटी। और ये जो पहले एक एक्स्ट्रा नंबर डाल दिया, शायद इसके रेस्पेक्ट में निकालना होगा, ये तो एडिशनल है ना, तो ये शायद विद रिस्पेक्ट टू वाली चीज होगी। डन? हमें लिखना क्या है? अरे भैया, ये जो लाल 2 डिब्बे है ना, इन 2 लाल डिब्बों में ये जो मैंने चीजें लिखी हैं ये दोनों सेम है। तुमने पहले कहीं पर लिखा होगा μ2, 1, उसको ऐसे भी लिख देना। यहाँ पर मैंने लिखवाया था μ2, 1, ये वाली जो चीज है, बोलो कि इसका एक और सिंबल है μ1 और यहाँ पर 2। ठीक है, ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आई एम मूविंग फॉरवर्ड। तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। अभी तो रिकैप दे रहा था मैं कि क्या क्या पढ़ा है अभी तक। तो यार देखो
10वीं क्लास में तुमने एक एक्सपेरिमेंट किया होगा 10th क्लास में, जिसमें तुमने क्या किया होगा, यहाँ पर पिन लगाई होंगी लाइन में, एक लाइन में, सामने फिर ग्लास स्लैब रखा होगा तुमने, फिर इस तरफ से देखा होगा कि यार वो पिन कहाँ दिख रहे हैं, फिर यहाँ पर तुमने 3-4 पिन लगाई होंगी, फिर तुमने देखा होगा कि यार इनको अगर मैं कनेक्ट करूं और इनको कनेक्ट करूं तो यहाँ पर ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल तो आ जाती हैं, बट सेम लाइन के अलोंग नहीं है। ये लाइन और ये लाइन थोड़ी सी शिफ्टेड है, दे हैव सम डिस्टेंस बिटवीन देम। दे हैव सम डिस्टेंस बिटवीन देम कि भाई यहाँ पर ये इंसिडेंट रे है, दिस इज द इंसिडेंट रे and this is called the emergent ray. So both these rays are parallel to each other, but there is a shifting. इसको हम बोलते हैं lateral shifting. ऐसा कुछ किया है तुम लोगों ने 10th में? lateral displacement. Lateral displacement, right? Exactly, lateral displacement, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे lateral displacement का फॉर्मूला निकालेंगे हम, बट तुम लोगों को याद है क्या भाई ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट किया होना? याद है। हाँ सर, याद है। हाँ सर, याद है, किया है ऐसे। Okay. तो देखो ऐसा होता क्यों, पहले वो एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट व्हाई दिस हैपेंस। तो लेट्स से दिस इज एयर एंड दिस इज लेट्स से ग्लास। ग्लास इज डेंसर देन एयर। तो क्या होता है, ये जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये जो सरफेस है जो सेपरेट कर रहा है दो मीडियम्स को, एयर को और ग्लास को, इसका जो नॉर्मल है यहां पर देखते हैं कि भाई इंसिडेंट रे आई making an angle I, ठीक है, the incident ray was coming to point A, यहां से एंटर करना चाह रही थी ग्लास के अंदर, फिर उसके बाद क्या हुआ, अंदर एंटर तो कर गई बट वो स्ट्रेट जाने की बजाय थोड़ा सा बेंड हो गई टुवर्ड्स द नॉर्मल बिकॉज इट एंटर्ड इनटू अ डेंसर मीडियम। तो इस तरफ आ गई, अब यहां पर क्या होगा, वापस से बाहर की तरफ बेंड हो जाएगी, वापस से बाहर की तरफ बेंड हो जाएगी और अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन में ही जाने लग जाएगी। पहले भी वो इधर जा रही थी, अभी भी उसी तरफ जा रही है, सेम डायरेक्शन। ये वाला जो वेक्टर होगा और ये वाला जो वेक्टर होगा एकदम सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, कोई डिफरेंस नहीं उनमें। अब इसको भी प्रूव कर सकते हो तुम कि भाई देखो यहां पर अगर हम ध्यान से देखें, आई और आर में एक रिलेशनशिप होगा। आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ये वाली जो लाइन है, कौन सी वाली, दिस लाइन and this line, they are parallel to each other. ये वाली जो लाइन है और ये वाली जो लाइन है, they are parallel to each other. तो यहां पर अगर एंगल R है तो यहां पर भी एंगल R बन जाएगा। So at this point, यहां पर जब इंसिडेंस हो रहा है तो ग्लास से हो रहा है, मतलब इस साइड का जो मीडियम है जिसमें इंसिडेंट रे ट्रैवल कर रही है, दैट इज ग्लास, और यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो R है। तो अब बाहर जब ये निकलेगी रिफ्रैक्ट होके, तो रिफ्रैक्शन एंगल आई बन जाएगा अपने आप। कैसे, यहाँ पर देखो सिंपल है, 1 into sin I was equals to mu into sin R, ये देखा था। और फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे तुम स्नेल्स लॉ वापस लगाओगे तो mu into sin R is equals to 1 into sin थीटा बोल दो कि भाई ये एंगल इससे थीटा आएगा, एंड यू वुड फाइंड कि भाई ये दोनों चीजें सेम है, तो ये दोनों चीजें सेम होनी चाहिए, तो थीटा इक्वल्स टू आई आ जाएगा। या फिर एनीवेज मैं डेराइव करवा चुका हूं पहले भी कि यार अगर मान लो मल्टीपल सरफेसेस हैं, पहला दूसरा तीसरा इस तरह के सरफेसेस हैं, और फर्स्ट मीडियम और लास्ट मीडियम सेम है, तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे एक दूसरे के पैरेलल आएंगे। ये मैं पहले भी लिखवा चुका हूँ। तो ये जो इंसिडेंट रे है और जो इमर्जेंट रे है एक दूसरे के पैरेलल आएंगी, बिकॉज यहाँ पर भी हवा है, यहाँ पर भी हवा है, बीच में किसी और मीडियम को देख पा रहे हैं, बीच में किसी और मीडियम में एंटर कर रही है तुम्हारी लाइट। समझ पा रहे हैं सब लोग क्या हो रहा है यहाँ पे? यस सर। ओके, तो मैं लिख देता हूँ कि दिस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे, इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे, इसको हम बोलेंगे इमर्जेंट रे, जैसे कि मैंने पहले एमर्जेंट रे तो ई से रिप्रेजेंट होता है ना? हाँ हाँ, but E is equal to I in this case, so we just wrote I. ओके सर। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है, ठीक है। तो एंगल ऑफ इमर्जेंस एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम हो जाएगा अगर फर्स्ट मीडियम और लास्ट मीडियम सेम है। जहां से एंटर कर रही थी इंसिडेंट रे और जहां से इमर्ज कर रही है
दोनों का सेम मीडियम है, तो ये एंगल और ये एंगल सेम आ जाते हैं। वी हैव प्रूव्ड दिस बिफोर। अब देखो x की वैल्यू कैसे Yes, निकालूंगा, sir. ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं ये वाला ट्राइंगल कंसीडर करता हूं। लेट मी कंसीडर दिस ट्राइंगल। देखो इस ट्राइंगल में मुझे क्या चीज पता है, मुझे an पता है। an क्या है, इस ग्लास स्लैब की थिकनेस है। a से लेकर n तक जो डिस्टेंस है दैट इज द थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। तो ये बताओ क्या मैं हाइपोटेनस की वैल्यू निकाल सकता हूँ किसी तरह से ab की? इज इट पॉसिबल? Yes, sir. मुझे r पता है, स्नेल्स लॉ से निकल जाएगा। मुझे an पता है। कैन आई फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस हाइपोटेनस? Yes, sir. किस चीज का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? साइन Yes. आर, कॉस आर, tan आर, Cos किस चीज R. का? Cos Cos R. R. cos r। वेरी गुड। तो यहां पर मैं सबसे पहले लिख देता हूं कि मैं इन ट्राइंगल ए एन बी हम देख पा रहे हैं कि ए एन की वैल्यू t है, इट इज गिवन। T sec R, I think. करेक्ट। तो यहां पर क्या आएगा? cos of r is equal to adjacent अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां से हाइपोटेनस की वैल्यू क्या आएगी? हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू an डिवाइडेड बाय cos r। तो यहां पर आ गया ab इज इक्वल्स टू t बाय cos r। अब देखो नेक्स्ट चीज क्या है, मेरे पास ये वाली लेंथ आ गई। आई हैव फाउंड दिस लेंथ। अब तुम ये वाला ट्राइंगल कंसीडर करो कि भाई मैं एक काम करता हूं, ए पॉइंट से इस एमर्जेंट रे के एक्सटेंशन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूं। ये जो एमर्जेंट रे थी इसको मैंने पीछे एक्सटेंड किया, फिर ए पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया मैंने। ये जो डिस्टेंस है x, ये हमें बताता है कि यार इंसिडेंट रे से कितना लैटरली, कितना परपेंडिकुलरली शिफ्ट आया है इमर्जेंट रे बनने तक। तो देखो अब यहां पर आई नीड टू कंसीडर दिस ट्राइंगल। ये वाला ट्राइंगल कंसीडर करता हूं। इस ट्राइंगल की हाइपोटेनस क्या है? व्हाट इज द हाइपोटेनस? AB. Do I know the length of AB? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. अब ये वाला एंगल निकालने की बात आती है। Let's try to find this angle. तो यार अगर ये एंगल I है, if this angle is I, तो ये वाला एंगल भी I होगा क्या? देखो ध्यान से एक बार। Yes, कौन sir. से वाला एंगल? ये ब्लू वाला जो एंगल भर रहा हूं मैं, ये ब्लू एंगल देखो दोनों आर बोथ ऑफ दीज आई और नॉट? Yes, क्या बोलते हैं sir. इनको? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। Vertically opposite. Yes. Yes, sir. तो इस तरफ अगर आई है तो इस तरफ भी टोटल एंगल आई होना चाहिए, जिसके अंदर इतना जो हिस्सा है, दिस इज आर। इतना जो हिस्सा है दिस इज आर। कौन सा पार्ट? ये जो पार्ट है दिस इज आर। तो ये जो एंगल हो जाएगा, ये वाला एंगल, ये कितना हो जाएगा? कोई मुझे बताएगा हाउ मच वुड बी दिस एंगल? I minus R. Yes, sir. ये आई था तो ये भी पूरा आई आ गया, जिसमें से इतना हिस्सा आर है, तो ये वाला जो पार्ट है ये आई माइनस आर रह गया। सो यार ये वाला जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में तुम्हें हाइपोटेनस पता है, यू नो द हाइपोटेनस, यू नो दिस एंगल। तो सामने वाली जो साइड है एक्स, ये किसके फॉर्मूले से निकालोगे? Sine. साइन के फॉर्मूले से। Sine. Sine. तो यहाँ पर अब हम कौन सा ट्राइंगल देखते हैं? लेट्स टॉक अबाउट द ट्राइंगल AMB। AMB के बारे में बात करते हैं। इसमें हमें AB की लेंथ पता है, और बोलो कि भाई साइन ऑफ I minus R is equals to opposite, which is x, divided by hypotenuse, which is AB. तो यहां पर क्या आएगा? x is equals to AB into sine of I minus R. AB into sine of I minus R. AB की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो यहां पर, तो x की वैल्यू क्या आ गई? T divided by cos R into sine of I minus R. What is I? I is the angle of incidence at the first surface, and R is the angle of refraction after refracting from the first surface. सही है? जल्दी बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो यहां पे x किस तरफ लिया तुमने? Have you taken x towards the normal? कि भाई ये जो शिफ्टिंग ली है तुमने
टुवर्ड्स द न्यू मीडियम लिए कि अवे फ्रॉम द न्यू मीडियम लिए? टुवर्ड्स। बट देखो कई बार क्या होता है कि अगर मान लो ऐसा हो ये वाला मीडियम डेंसर और ये रेयरर है, तो क्या होगा, इंसिडेंट रे यहां से आई बट एमर्जेंट रे यहां से निकले, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट आएगा। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट आएगा, मीडियम 1 की तरफ शिफ्ट आ जाएगा कि भाई मीडियम 1 जिस तरफ था ना उस तरफ शिफ्ट आ गया इंस्टेड ऑफ द शिफ्ट टुवर्ड्स मीडियम 2। तो यहाँ पर फॉर्मूला यही रहता है, बस क्या होता है उस केस में यहाँ इसका आंसर नेगेटिव आ जाएगा। दिस आंसर वुड कम आउट टू बी नेगेटिव बिकॉज वहां पर आर बड़ा एंगल हो जाता है, आई छोटा एंगल हो जाता है, तो साइन ऑफ नेगेटिव एंगल आ जाता है। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ कि भाई दिस एक्स इज टुवर्ड्स द मीडियम 2, द शिफ्ट, द lateral shift towards medium 2। ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। तो हमारा जो फॉर्मूला है ये लैटरल शिफ्ट टुवर्ड्स मीडियम 2 बता रहा है कि भाई इंसिडेंट रे इस तरफ थी, इस तरफ शिफ्ट होके यहां पर निकलती तुम्हारी इमर्जेंट रे पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। अब ये आंसर अगर पॉजिटिव है तो बहुत बढ़िया, हमने जो डायरेक्शन बोली है उसी तरफ है शिफ्ट। अगर ये आंसर नेगेटिव आ जाए तो तुम्हें समझ जाना चाहिए कि भाई हमने जिस तरफ बोला था ये शिफ्ट है, ये उसके ऑपोजिट डायरेक्शन की शिफ्ट है। फॉलो कर रहे हो? यस सर। अगर वापस समझाओगे समझ नहीं आया। कौन सा पार्ट नहीं समझ में आया? तो वो नेगेटिव और पॉजिटिव वाला। देखो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि भाई इस तरफ की डिस्प्लेसमेंट को मैं एक्स बोल रहा हूं, ठीक है, और मैंने बोला एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, तो क्या तुम सच में इसी तरफ मूव हुए हो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव हुए होगे? क्या लगता है? सर इसी तरफ मूव हुआ है। इसी तरफ मूव हुए होंगे। अगर मैं बोलूं कि भाई एक्स की वैल्यू -10 आ गई, तो इसका मतलब क्या मैं इसी तरफ 10 चला हूं कि ऑपोजिट डायरेक्शन में 10 चला हूं? अपोजिट डायरेक्शन। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। है ना? तो यहाँ पर मैंने एक्स को किस तरफ का शिफ्ट डिफाइन किया है? इनटू द मीडियम 2, कि भाई मीडियम 2 जिस तरफ था ना, देखो इस तरफ मीडियम 1 है, इस तरफ मीडियम 2 है, यहाँ मीडियम 1, यहाँ मीडियम 2, तो मीडियम 2 की तरफ जो शिफ्ट है उसको एक्स बोला है। अब अगर इस एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है तो सच में मीडियम 2 की तरफ शिफ्ट हुआ होगा, अदरवाइज नेगेटिव आएगा तो मीडियम 1 की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल दिया था मैंने कि भाई मान लो इंसिडेंट रे यहां से आ रही है और ये डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है, तो हो सकता है कि इंसिडेंट रे फाइनली कहां से एमर्ज आउट हो? यहां कहीं से एमर्ज आउट हो। दिस वाज द इंसिडेंट रे एंड यहां से एमर्ज आउट हो। तो अगर तुम इसको एक्सटेंड करके देखोगे तो शिफ्टिंग किस तरफ आई है? मीडियम 1 की तरफ आई है, नॉट टुवर्ड्स मीडियम 2। तो मीडियम 2 की तरफ शिफ्ट वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे एंड उससे नेगेटिव आंसर आ जाएगा अपना, और हम समझ जाएंगे ठीक है कि भाई जो पहला मीडियम है उसी की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट कर दो। फॉलो किया? यस सर। यस सर। जल्दी से कॉपी कर लो। So here should we also mention it that medium 2 is denser than medium 1? सी नॉट नेसेसरी, बिकॉज क्या है कि मैंने वही तो बोला भी कि अगर मान लो मीडियम 1 डेंसर है और ये रेयरर है,
तो भी सेम फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेना, बस आंसर नेगेटिव आ जाएगा, है ना। Okay. और नेगेटिव आंसर का मतलब क्या है, हमने जो डायरेक्शन में शिफ्ट माना है उससे Okay. ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्चुअल में शिफ्ट हुआ होगा। लिख लिया? No, sir, 1 second. सर सर इसमें कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का काम नहीं आएगा ना? आएगा ना। And R is there. I and R रिलेटेड ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के थ्रू है। mu1 sin I is equals to mu2 sin R, है ना। तो फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ I, R की अलग अलग तरह की वैल्यूज आएंगी which are dependent on the refractive indices of these two media, है ना। No, so in the formula which you have written that x equals to that one, so in that like is there But any if way to of find R there, we will need this देखो, one, na? मान लो मैं तुम्हें ये दे दूं कि the angle of incidence over here is 30 degrees, R कैसे निकालोगे? How would you find R? so that one mu1 sin 1 equals to mu2? इसी से निकालोगे, राइट। तो यहाँ पर टू बी ऑनेस्ट R के अंदर म्यू छिपा हुआ है किसी तरह से। R is a function of the refractive indices, है ना। Yes. बस वो दिख नहीं रहा है यहाँ पर, इसके अंदर म्यू है, बस वो दिख नहीं रहा है। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। So once बोलो। you repeated that आपको वो I minus R कैसे आया? हाँ देखो, ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, ये दोनों कितने कितने होंगे बताना। I. दोनों आई होंगे। ये एंगल R है, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा? हाँ, thank you. और कोई दिक्कत भाई किसी को? ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। बेस्ड ऑन दिस आई हैव अ क्वेश्चन। इस सवाल को करो एक बार। सर क्वेश्चन में जो इक्वल दिया है वो बेसिकली I और E है ना, क्योंकि
क्या क्या? क्वेश्चन में जो ऐसे इक्वल का साइन दिया है वो आई और ई के लिए दिया है ना, या किसी और हाँ चीज के लिए? बेसिकली पैरेलल के लिए दिया है। इसकी और इसकी बात कर रहे हो, राइट? हाँ सर। हाँ, तो वो जो सिंबल बनाया हुआ है दैट बेसिकली शोज कि ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। तुम्हें क्या निकालना है? तुम्हें ये लैटरल शिफ्ट निकालना है कि भाई इंसिडेंट रे अगर सीधी जाती है वर्सेस ये जो इमर्जेंट रे आई है, इन दोनों के बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दे आर शिफ्टेड फ्रॉम ईच अदर, तो वो जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का वो निकाल के बताना है। सर जो ट्रायंगल, जो ये ट्रायंगल बना उसका एक एंगल नहीं दिया है, जो दूसरा वाला ये वाला सर, आई इज इक्वल टू 60 डिग्री के नीचे एक एंगल बनाया ना, वो वाला। ओके, तो यार वो निकाल सकते हैं ना। हाँ 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 15 डिग्री नहीं आएगा? हाँ सर, हाँ सर। So, so done. हो गया, सॉल्व हो गया। Yes, sir. ठीक है, देखो यहाँ पे अगर Okay, फॉर्मूला right. इस्तेमाल करना है तो सीधा फॉर्मूला इस्तेमाल कर लो, अदरवाइज कॉमन सेंस लगाओ, इसको डेराइव कर दो जल्दी से। तुम बोलो कि भाई ये मुझे पता है टी, ये मुझे पता है आर, ये हाइपोटेनस क्या होगी? टी बाई कॉस आर। ये हाइपोटेनस मालूम पड़ गई है, टी बाई कॉस आर इसकी वैल्यू। फिर उसके बाद यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाना, बोलना कि भैया ये एंगल तो 15 डिग्री है, दिस एंगल इज 15 डिग्रीज, मुझे चाहिए ये वाली लेंथ। मुझे मालूम क्या है? मुझे हरे रंग वाली लेंथ मालूम है, क्या निकालना है? ये नीले रंग वाली जो लेंथ है ये निकाल के बतानी है। आई हैव टू फाइंड दिस ब्लू कलर्ड लाइन, इसकी लेंथ क्या है? व्हाट डू आई नो? दिस ग्रीन कलर्ड लेंथ इज नोन। ओके, ये 15 है, तो अभी क्या करोगे? हाइपोटेनस इनटू साइन 15 कर दोगे तो ब्लू वाली लेंथ आ जाएगी। सही बात है, तो इसको x बोल दो फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉल इट x, इसको नाम दे दिया मैंने x। एंड अब बोलो कि x इज इक्वल टू, ये पॉइंट को नाम दो a, इस पॉइंट को नाम दो b, x इज इक्वल टू ab इंटू साइन 15 डिग्रीज। साइन 15 डिग्रीज, अब 15 डिग्री कहां से आया मेरे पास? ये 15 डिग्री है, ये सोचो कैसे आया। बहुत खतरनाक साइंस है इसके पीछे की, शायद मैं भी ना समझा पाऊं कभी 15 डिग्री कैसे आएगा। अब देखो यहाँ पे ए बी जो खुद में है उसकी वैल्यू थिकनेस डिवाइडेड बाय कॉस आर है। यहाँ पे ये जो लेंथ है ये थिकनेस अपॉन कॉस ऑफ दिस एंगल है। अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी हाई फाई साइंस, नहीं समझा पाऊंगा। तो अभी यहाँ पर क्या होगा? x इज इक्वल टू टी डिवाइडेड बाय कॉस आर इंटू साइन 15 डिग्रीज। So thickness is 10 centimeter. Divide that by cos of 45. Now multiply it with sine of 15 degrees. Cos 45 is known. It is 1 by root 2. इसकी वैल्यू क्या होती है भाई साइन 15 डिग्री की? रूट 3 माइनस 1 बाई 2। सर Yes, sir, साइन root 3 minus 1 by 2. साइन अरे हाँ फॉर्मूला, सर साइन 45 माइनस साइन 30 का फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन ऑफ साइन ए माइनस बी का। आई नो दैट, बट तुम लोगों को डायरेक्टली इसकी वैल्यूज याद होगी आई गेस। क्या होती है? अबे सर रूट 3 माइनस three रूट 3 minus 1 upon रूट 3 root- माइनस 1 बाई 2। 2 root 2. root 3. 2 root 2, yeah. Root Root 3 minus 1 upon 2 root 2. ये होता है पक्का से? हाँ सर। ठीक है, तो इतने सेंटीमीटर का शिफ्ट है। ये पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है कि नेगेटिव शिफ्ट आ रहा है? Positive. Positive आ रहा है। पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब द एक्चुअल शिफ्ट इज टुवर्ड्स मीडियम 2 की टुवर्ड्स मीडियम 1? Towards medium 2. Towards टुवर्ड्स 2. मीडियम 2।
मीडियम 2 की तरफ शिफ्ट है और वही यहाँ पर दिखा रखा है। ओके फाइन, सबको समझ में आ गया? हाँ सर। तो हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव हम लोग क्वेश्चन पढ़ के भी पता कर सकते हैं ना कि हाँ मीडियम यार बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वन डेंसर है रेरर है। हाँ देखो, अगर ये डेंसर होगा, अगर ये डेंसर होगा तो ये रे थोड़ा अंदर की तरफ मुड़ेगी और थोड़ा सा यहां से निकलेगी, सीधा जाने की बजाय थोड़ा सा मुड़ के इधर कहीं से निकलेगी, तो इस तरफ शिफ्ट आएगा, है ना। और अगर ये मीडियम रेयरर होता तो क्या होता, इंसिडेंट रे आ रही है, सीधा निकलने की बजाय थोड़ा सा इस तरफ मुड़ के फिर निकलेगी, यहां कहीं से निकलेगी। इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे एक दूसरे के पैरेलल जरूर हो जाएंगी, बट इस तरफ शिफ्टिंग आ जाएगी, जिस तरफ मीडियम बनता उस तरफ शिफ्टिंग आ जाएगी, है ना। यस सर। ओके तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें आंसर मीटर्स में देना है ना। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे को तो ऑप्शंस दिखाए जाएंगे कि भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, अब ऑप्शंस हाँ। में यूनिट देख लेना, है ना। Yeah. जल्दी से कॉपी कर लो अगर किसी ने सॉल्व खुद से नहीं किया था तो। सब लोग जब भी आंसर लिखेंगे तभी पूरा, जब भी जैसे कि न्यूमेरिकल टाइप में आया तभी पूरा सॉल्व करके लिखना पड़ेगा ना। हाँ यार हाँ बिल्कुल, बट सर देखो क्या होता है, 3.66 बट देखो क्या होता है मैं बताता हूँ। यूजुअली जो क्वेश्चंस बनते हैं न्यूमेरिकल टाइप में उनके आंसर्स सिंपल होते हैं, वो ज्यादातर केसेस में इंटीजर टाइप्स कुछ वैल्यूज आएंगी, खतरनाक कैलकुलेशंस नहीं इन्वॉल्व होंगे उनमें, ठीक है। बट हाँ, बनने को तो बन सकता है कुछ भी गंदी कैलकुलेशन वाला। सर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। जस्ट 1 मिनट क्वेश्चन कॉपी। ओके डन। ओके आगे बढ़ते हैं। अब देखो, लेट्स टॉक अबाउट अपेरेंट डेप्थ। ये इसका मीनिंग क्या है मैं बताता हूँ। मान लो एक ग्लास है, ठीक है, ग्लास की जो एक्चुअल हाइट है वो लेट्स से 1 मीटर। तुमने नीचे एक सिक्का रख दिया, दिस इज अ कॉइन। अब तुमने क्या करा, पानी भर दिया। जब यहाँ पे पानी नहीं था तब अगर हमने ऊपर से देखा होता, अरे यार मिट गया वो, वापस से बना देता। मान लो सिक्का रख दिया मैंने यहाँ पर, दिस इज अ कॉइन, एंड इनिशियली मैं ऊपर से देख रहा हूँ यहाँ से, इस जगह से, कि अपनी आंखें बना दो भाई। अब देखो शुरू में ये सिक्का यहाँ कहीं दिख रहा है, मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ यार 1 मीटर डेप्थ पे है, ये मुझे समझ में आ रहा है। फिर लेट्स से मैंने धीरे धीरे पानी पोर कर दिया, यहाँ पर पानी डाल दिया, तो तुम लोगों को क्या लगता है, ये सिक्का वहीं पर दिखता है कि नहीं तुम्हें ऐसा जरा लगता है कि थोड़ा सा ऊपर या फिर नीचे शिफ्ट होते हुए दिखता है, क्या लगता है? ऊपर दिखता है इसमें। सर ऊपर से देखा तो सर मतलब depth एक पे फॉल्स रहेगा, विजन पर दिखता है, जरा सा मतलब tilt ऊपर होके दिखेगा कहीं ऊपर से। जाएगा। अगर आप पानी डालोगे ना तो एक फॉल्स विजन दिखेगा, मतलब ऊपर दिखता Sir, है, it won't एक्चुअली वो fall, sir. नीचे It है, will एक्चुअली fill. ओके ओके, एक्चुअली वो नीचे है वो भी। हाँ देखो अभी मैं बताता हूँ। तो क्या होता है कि पानी भरने के बाद देखोगे ना तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये सिक्का थोड़ा सा बड़ा हो गया है, थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो गया है, ये बेस भी थोड़ा सा बड़ा दिखता है, ऐसा लगता है कि हमारे नजदीक आ चुका है, ऐसा फील होता है अपने को। इट फील्स एज इफ द बेस हैज शिफ्टेड टुवर्ड्स अस एंड द कॉइन हैज आल्सो शिफ्टेड टुवर्ड्स अस। तो जो अपेरेंट डेप्थ दिखती है अपने को, हमें जो डेप्थ नजर आती है वो थोड़ी सी कम होती है एक्चुअल डेप्थ के मुकाबले। समझ में आ रहा है?
यस सर। Yes, sir. तो ऐसा क्यों होता है इसके बारे में बात करते हैं। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, लेट्स से इधर पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है पानी के अंदर या फिर ग्लास के अंदर, किसी भी चीज के अंदर। ये जो मीडियम है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 ले लो, n1 ले लो, μ1 ले लो, तुम्हारी मर्जी है भाई। अब इस ऑब्जेक्ट की जो एक्चुअल डेप्थ है रिफ्रैक्टिंग सरफेस से, वो है d। आई रिपीट, ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी जो डेप्थ है रिफ्रैक्टिंग सरफेस के नीचे, दैट इज d। अब क्या होता है देखो, इससे निकलती है लाइट रेस। एक लाइट रे यहां बना दो, एक लाइट रे यहां बना दो। ये लाइट रे गई इस तरह से, यहां कहीं पर इंसिडेंट है। ये लाइट रे गई, यहां कहीं पर इंसिडेंट है। ये बताओ ए पोजीशन पे किस तरह का इंसिडेंस है? इज इट नॉर्मल इंसिडेंस, हाँ कि ना? नॉर्मल, Yes. यस सर। हाँ Yes. सर। यस तो अगर, हाँ, अगर रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे नॉर्मल इंसिडेंस है तो क्या ये डिविएट होगी कि अनडिविएटेड पास कर जाएगी? Undeviated. अनडिविएटेड। अनडिविएटेड पास कर जाएगी। तो ये वाली रे सीधा आगे निकल गई, यहां पर बना दो। यहां पर अगर हम देखें तो डिपेंडिंग ऑन कि यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है कि ज्यादा है, ये या तो अंदर की तरफ बेंड होगी या फिर बाहर की तरफ बेंड होगी, या तो नॉर्मल की तरफ या फिर नॉर्मल से दूर। तो फिलहाल के लिए एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ ग्लास है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है और बाहर हवा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। तो सीधा जाने की बजाय थोड़ा सा नॉर्मल से दूर की तरफ बेंड हो जाती है तुम्हारी रिफ्रैक्टेड रे। तो यहाँ पर अगर तुम अपनी आंखें टिका के खड़े हो गए यहाँ पर, तो तुम्हारी आंखों में एक रे ये आ सकती है और एक ये वाली रे आ सकती है। अब लेट्स से ये दोनों नजदीक नजदीक के पॉइंट्स है, तो दोनों तुम्हारी आंखों तक आ सकती हैं। टू बी ऑनेस्ट, अभी तुम्हें ऐसा लग रहा होगा सर ये वाली कैसे आएगी हमारी आंखों तक। तुम बस ये मान लो कि लेट्स से ए एंड बी आर क्लोज टुगेदर, तो तुम्हारी आंखों तक दोनों रेज आ जाएंगी ना। अगर ये एक रिफ्रैक्टेड रे है और ये एक रिफ्रैक्टेड रे है जो तुम्हारी आंखों तक आ रही है, तो तुम्हारी आंखों को क्या लगेगा कि भैया एक्चुअल में वो ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं रखा है, इधर कहीं रखा है। सो असलियत में तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं रखा है, दिस इज जस्ट अ कॉपी ऑफ द ऑब्जेक्ट, दिस इज जस्ट अ इमेज। और ये किस तरह की इमेज है? वर्चुअल है कि रियल है? किस तरह की इमेज है? Virtual image. वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल इमेज है बिकॉज जो रिफ्रैक्टेड रेज हैं उनको पीछे की तरफ एक्सटेंड करना पड़ता है टू मेक द मीट एंड फॉर्म एन इमेज। तो यहाँ पर हमारी आंखों को ऐसा लगता है कि ऑब्जेक्ट इधर पे रखा है, या फिर ऐसे बोल दो हमारी आंखों के लिए इधर पे एक इमेज रखी है जो हमें दिखती है। ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ दिखती है हमें। समझ में आ रहा है? सर सिर्फ ऐसा ही है क्या? अगर n1 is denser than n2 तभी ऐसा दिखेगा? हाँ देखो, अगर n1 डेंसर है n2 से तो हमें ऊपर शिफ्ट दिखता है। अगर उल्टा है कि भाई ये डेंसर है तो हमें नीचे की तरफ शिफ्ट दिखता है। इसके बारे में भी हम बात कर लेंगे, विल टॉक अबाउट दैट एज वेल। तो देखो क्या होता है मैं बताता हूँ। लेट्स से हमारे पास एक वाटर टैंक है, लेट्स से यहाँ पर वाटर टैंक है और यहाँ पर एक मछली है लेट्स से, और यहाँ पर एक चिड़िया है। मछली की जो डेप्थ है वो एच मछली है, चिड़िया की जो हाइट है वो एच बर्ड है। चिड़िया को ऐसा लगता है कि मछली थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा सा कम डेप्थ पे उसको ऐसा लगता है। मछली को ऐसा लगता है चिड़िया और ज्यादा हाइट पे है, तो चिड़िया की अपेरेंट हाइट मछली को ज्यादा दिखती है, बट चिड़िया को मछली की अपेरेंट डेप्थ कम दिखती है। फॉलो कर रहे हो? तो यहाँ पर क्या है कि अगर हम कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम से देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर ये चिड़िया देख रही है कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम से देख रही है इनटू अ डेंसर मीडियम, तो डेंसर मीडियम वाली चीज थोड़ा सा इस सरफेस के ज्यादा नजदीक दिखने लग जाती है। बट इंस्टेड अगर हम ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम से देखेंगे तो दूसरी चीज या फिर दूसरे मीडियम में कोई चीज जो भी रखी है वो रिफ्रैक्टिंग सरफेस से थोड़ा सा दूर शिफ्ट होते हुए दिखती है अपने को। फॉलो कर रहे हो? हाँ सर। इसको एज ए क्वेश्चन भी लिखेंगे, डू नॉट वरी, एक सवाल की तरह लिखा जाएगा ये। और इनफैक्ट जो मैं फॉर्मूला लिखवाने वाला हूँ वो फॉर्मूला हर जगह वैलिड होगा, चाहे n1 और n2 में कोई भी बड़ा हो, फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों के लिए वैलिड रहेगा। तब देखो क्या करना है। सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ कि भाई हम जो अपनी आंखें हैं वी वुड कीप इट क्लोज टू नॉर्मल इंसिडेंस। हम अपनी आंखें थोड़ा सा यहाँ कहीं रखेंगे। क्यों रखेंगे मैं बताता हूँ।
ताकि हम कुछ अप्रोक्सीमेशंस कर पाए। क्या अप्रोक्सीमेशंस है? Sir, I बना Are के we going to क्या turn sin I into I directly? We have to take sin I by sin R, sir. हाँ करेक्ट। सुनो सुनो, तो देखो यहाँ पर क्या है कि अगर मैं इस बी पॉइंट को यहाँ शिफ्ट कर दूं तो व्हाट हैपेंस टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस? क्या वो बड़ा हो जाता है कि छोटा हो जाता है? Very small. वेरी स्मॉल। It तो becomes यहाँ पर very अगर small. मैं, हाँ अगर मैं ऑब्जेक्ट के एकदम ऊपर 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 यहाँ पर नॉर्मल इंसिडेंस वाली रे के आसपास अपनी आंख रखता हूँ, तो जो भी रेस मुझ तक पहुंच रही हैं वो सारी के सारी रेस नॉर्मल के साथ काफी छोटा एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रही होंगी। हाँ कि ना? Yes. शुड आई रिपीट दिस पार्ट? सही वापस समझा। So the approximation is that sin I is equal to I and all. हाँ वही अप्रोक्सीमेशन यूज करने वाला मैं। तो देखो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैंने इस ऑब्जेक्ट के एग्जैक्टली ऊपर अपनी आंख रखी तो क्या होगा मैं बताता हूँ। मेरी आंखों तक लेट्स से एक रे ये पहुंच रही है और एक रे लेट्स से यहां से कहीं से पहुंचेगी। ठीक है, इन दोनों रेस को कंसिडर करते हैं। ये दोनों रेस नॉर्मल के साथ किस तरह का एंगल बना रही है? काफी बड़ा एंगल बना रही है कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल एंगल, ऑलमोस्ट जीरो एंगल बना रही है? ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। Almost zero. Almost zero angle Almost- बना रही है. ऑलमोस्ट जीरो एंगल बना रही है। तो यहाँ पर क्या होता है कि मैं अपनी आंखें ऑब्जेक्ट के एकदम ऊपर रखता हूं ताकि जितनी भी रेस मुझ तक पहुंच रही हैं सबका इंसिडेंस एंगल काफी छोटा हो, सबका इंसिडेंस एंगल काफी छोटा हो। ऐसा क्यों करते हैं ये तुम्हें समझ में आएगा अभी। वेट अ सेकंड। तो अब देखो, सबसे पहली चीज, क्या तुम्हें एओ डिस्टेंस दिया हुआ है? हाँ, एओ डिस्टेंस इज गिवन टू मी एज डी, वो दिया हुआ है। फिर निकालना क्या है? मुझे ये वाला डिस्टेंस निकालना है कि यार अगर ऑब्जेक्ट सच में यहां रखा है और हमारी नजरों से ऑब्जेक्ट एक्चुअल में इधर पे दिखता है, ये जो अपेरेंट डेप्थ जो हमें दिखती है इसकी वैल्यू क्या है? ये कैसे निकालेंगे? सिंपल है, ये जो रे है ये यहाँ पर आर एंगल बना रही है, तो यहाँ पर ये वाला एंगल भी आर आ जाएगा। ये एंगल आर आ गया तो ये वाला एंगल भी आर आ जाएगा। इफ दिस एंगल इज आर, ये वाला वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आर, फिर ये वाला तुम्हारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर। ऑल्टरनेट इंटीरियर बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? What do you call हाँ, it? sir. Alternate. Correctly. हाँ, तो ये भी आर आ जाएगा, ये एंगल आर आएगा। अब उसके बाद देखो क्या करना है। कैन आई फाइंड द लेंथ AB? इज इट पॉसिबल फॉर मी टू फाइंड लेंथ AB? यस इट इज पॉसिबल। Yes, कैसे? sir. यहाँ पे देखो, अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है तो ये एंगल भी आई हो जाएगा। ये डेप्थ डी है, Time लेके करें. हाँ, तो AB अपॉन AO इज tan I। tan I को AB अपॉन AO लिख सकते हैं। सो इन ट्राइंगल AOB ट्राइंगल जो है उसमें मैं लिख सकता हूँ tan ऑफ I इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाई AO। तो यहाँ पर AB की वैल्यू मुझे क्या मिल जाती है? AB इज इक्वल टू AO विच इज D इंटू tan I। अब देखो नेक्स्ट में क्या करूंगा, मैं बोलूंगा यार ये वाला ट्राइंगल कंसिडर करो, कंसिडर दिस ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में AB लेंथ पता है और AI निकालनी है, तो वापस से tan का फॉर्मूला लगाना। सो इन ट्राइंगल AIB, tan of R is equals to AB डिवाइडेड बाय AI। और मुझे क्या चाहिए? मुझे AI चाहिए। सो AI जिसको हम D डैश बोल सकते हैं, द अपेरेंट डेप्थ, दैट कम्स आउट टू बी AB डिवाइडेड बाय tan R। सही है क्या? जल्दी बोलो। हाँ सर. अब हाँ देखो, सर. इसी के अंदर मैं सब्स्टिट्यूशन कर देता हूं 1 का। सो सब्स्टिट्यूट AB फ्रॉम 1 इंटू 2। तो मेरे पास क्या आता है, मैं लिख देता हूं D डैश द अपेरेंट डेप्थ जो हमें दिखती है ऊपर से इज इक्वल टू D इंटू tan I डिवाइडेड बाई tan R। अब देखो मैंने ये इंश्योर किया है कि भाई मेरी आंखें एक के एकदम ऊपर है ताकि सारे एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटे हो जाएं। तो फॉर स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस tan I को sin I लिख सकते हैं। फॉर स्मॉल एंगल I, फॉर I टेंडिंग टुवर्ड्स 0, बेसिकली ऑलमोस्ट नॉर्मल इंसिडेंस, हम क्या लिख सकते हैं? tan I को sin I लिख सकते हैं
और tan r को sin r लिख सकते हैं। tan i को sin i लिख सकते हैं और tan r को sin r लिख सकते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, d डैश इज इक्वल टू d इंटू sin i डिवाइडेड बाय sin r, ये आ जाएगा। अब देखो sin i अपॉन sin r कैसे निकालोगे तुम, μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r, तो sin i बाय sin r μ2 बाय μ1 हो जाएगा। तो यहां पर क्या आएगा, d डैश इज इक्वल टू d इंटू μ2 बाय μ1, ये आ जाएगा। सही है क्या भाई, बताओ। हेलो, हाँ सर। So your mu2 is the medium in which the observer is there, no? हाँ, μ1 वो मीडियम है जहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, μ1 वो मीडियम है जहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और μ2 दूसरा मीडियम है जहां से हम देख रहे हैं। तो देखो, अगर ये डेंसर मीडियम है, अगर ये डेंसर मीडियम है और ये रेयरर है, ये वैल्यू ज्यादा और ये वैल्यू कम, तो अपेरेंट डेप्थ डी से ज्यादा आएगी कि कम आएगी, क्या लगता है? आई रिपीट, अगर μ1, हाँ, अगर μ1 बड़ा है μ2 से, तो अपेरेंट डेप्थ डी से बड़ी आएगी कि छोटी आएगी? छोटी आई। छोटी आएगी। तो अगर हम रेयरर मीडियम से देख रहे हैं, अगर हम रेयरर मीडियम से देख रहे हैं और डेंसर मीडियम में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो अपेरेंट डेप्थ एक्चुअल डेप्थ से कम आएगी। यहाँ पर ये फॉर्मूला दिखा रहा है। अब इसी को रिवर्स कर दो, मान लो ऐसा होता कि यहाँ का म्यू 3 है और यहाँ का म्यू कम है, μ1 की वैल्यू लेट्स से सिर्फ 1.5 है, तो अब अपेरेंट डेप्थ की वैल्यू क्या आएगी, डी से कम आएगी कि डी से ज्यादा आएगी? तो ज्यादा है। आधा सर, 2D। हाँ, तो अगर ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम में रखा है और हम डेंसर मीडियम से देख रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट अपनी एक्चुअल डेप्थ से और ज्यादा डेप्थ पे दिखता है या फिर और ज्यादा दूर दिखता है इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस से। सही बात है, जल्दी बोलो। तो क्या ये फॉर्मूला दोनों केसेस को कंसीडर कर रहा है कि हमें दोनों केसेस अलग अलग कंसीडर करके अलग अलग डेरिवेटिव कर रहा है सर दोनों। केसेस के लिए? Sir? हाँ यार, सुन पा रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, स्क्रीन दिख रहा है सबको? Yes sir. हाँ सर। तो देखो, Yes, मैं ही sir. बोल रहा हूँ कि ये फॉर्मूला सारे केसेस में काम करेगा क्या, कि चाहे हम रेयरर मीडियम में खड़े हो या फिर डेंसर मीडियम में खड़े हो, दोनों के लिए काम करेगा कि सिर्फ एक के लिए काम करता है, क्या लगता है? सर दोनों के लिए। दोनों Sir, के लिए both are काम denser. करेगा गिवन कि I और R छोटे हैं। हाँ, एग्जैक्टली, कि हम We are looking directly at the object. हाँ, हम उन रेज के आसपास देख रहे हैं जो रे नॉर्मली इंसिडेंट है, ठीक है। सो दिस इज वैलिड फॉर द रेज व्हिच आर इंसिडेंट ऑलमोस्ट नॉर्मली, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पर कई बार क्या पूछा जाता है, नॉर्मल शिफ्ट पूछा जाता है कि ये जो नॉर्मल लाइन है, नॉर्मल लाइन के अलोंग कितने से शिफ्ट होते हुए दिखता है तुम्हें ऑब्जेक्ट, की असलियत में ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, बट वी कैन सी अ शिफ्ट। इस शिफ्ट को y नाम दे दो, y की वैल्यू कैसे निकालोगे? D minus D dash. d माइनस डी डैश। तो ये जो नॉर्मल शिफ्ट है, ये बहुत सिंपल तरीके से निकल जाएगा। सो नॉर्मल शिफ्ट इज y, एंड उसको निकालना कोई बड़ा काम नहीं है, d माइनस डी डैश है, वो कर लोगे ना? जल्दी बताओ। Yes, sir. यहां पर ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि μ1 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, μ2 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है।
μ1 उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, μ2 उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जहां से हम देख रहे हैं। ठीक है, सर ये लिख दो ना। ठीक है, मैं लिख देता हूं, या फिर इसको, इसी का एक दूसरा फॉर्म भी होता है बाय द वे, इस फॉर्मूले का, इसी फॉर्मूले का एक दूसरा फॉर्म भी होता है, वो लिख देता हूं। relative, we just write it in relative form. नहीं 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 नहीं, d डैश बाय μ2 इज इक्वल टू d बाय μ1। इसका मीनिंग क्या है मैं बताता हूं। जहां से भी देख रहे हो और जो भी डेप्थ दिख रही है, जो भी डेप्थ है, उनका रेशियोज है। तो बेसिकली क्या है, यहां से देखेंगे तो डी डैश पे दिखेगा, तो यहां से देखने पे जो भी डेप्थ दिखती है अपॉन यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू एक्चुअल में ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है, डी पे, अपॉन जहां पर रखा है वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये फॉर्मूला आ जाता है। फॉलो किया? हम कहां से देख रहे हैं, कोई मुझे बताएगा? From medium to सर म्यू टू में से डेप्थ क्या दिख रही है? d dash. डी डी डैश। तो डी डैश जो हमें डेप्थ दिखी अपॉन हम जहां से देख रहे हैं वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच इज म्यू2 इज इक्वल टू जो एक्चुअल डेप्थ थी अपॉन जहां पर ऑब्जेक्ट रखा है वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आई आल्सो मेंशन कि भाई म्यू1 मीडियम, ऑब्जेक्ट वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। म्यू1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ medium So, where, just a minute, Huh. medium where object is kept, and mu2 तुम्हारा आईज वाला मीडियम है। हाँ बोलो। so मुझे बस एक slight confusion हो रहा था कि is it necessary that for a rarer medium, or is there anything like this that for a rarer medium mu will always be greater or something? फॉर अ रेयरर मीडियम म्यू वुड ऑलवेज बी ग्रेटर? नहीं, रेयरर का म्यू कम होता है। As compared to a denser one? हाँ, देखो रेयरर का मतलब क्या है? रेयरर का मतलब है जिसमें लाइट फ्रीली, कंपैरेटिवली ज्यादा हाँ, फ्रीली ट्रैवल speed करती है। बढ़ जाती है ना? हाँ, तो यहाँ पर क्या होगा, सी बाई म्यू स्पीड होगी, सी बाई म्यू2, यहाँ पर सी बाई म्यू1 होगी। तो अगर यहाँ पर हाँ, ज्यादा स्पीड है तो कौन बड़ा है, म्यू2 बड़ा है कि म्यू1 बड़ा है? देखो mu 1 बड़ा है। म्यू1 बड़ा है, बिकॉज ये डिनोमिनेटर बड़ा होने की वजह से ये स्पीड छोटी है ना? हाँ, तो उस तरह से सोचा करो। सो ये डी डैश वाला फॉर्मूला तो सब जगह पे अप्लाई हो सकता है ना? बिल्कुल बिल्कुल। लिख लिया? सर एक मिनट। ओके।
सर आपने शायद प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था ना कि tan i sin i के अप्रोक्सीमेटली कैसे इक्वल होता है। सही है। हाँ, वापस से बता सकता हूँ अगर भूल गए हो तो। देखो भाई, हाँ सर। tan of theta is sin theta by cos theta। छोटे एंगल्स के लिए क्या होता है, cos थीटा को 1 लिख सकते हो, sin थीटा को थीटा लिख सकते हो। तो एक काम करो, बस cos थीटा को 1 लिख दो, sin थीटा को कुछ अप्रोक्सीमेट मत करो, तो tan थीटा को sin थीटा लिख सकते हो, और sin थीटा को भी थीटा लिख सकते हो चाहो तो, है ना। ओके सर, गॉट इट। So in this case, mu1 is greater than mu2, right? So then, हाँ, जो like शोन केस है, for the case that we have shown in the figure, n1 is greater than n2। हम रेयर मीडियम से yeah, देख रहे हैं, ऑब्जर्वर रेयर मीडियम में, ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में। okay, sir. Thank you. सर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक सवाल है तुम्हारे लिए। एफ पे फिश है, बी पे बर्ड है। हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 ले लेना। So distance is 36 for the fish. पानी के सरफेस से मछली भी 36 सेंटीमीटर नीचे है और चिड़िया भी 36 सेंटीमीटर ऊपर है।
ठीक है, मैं कर दूं? So got Sir, 1 minute more. ओके, सर फ्रॉम द सरफेस मतलब वो जो लाइन एयर और पानी के बीच में उधर से ना डिस्टेंस। हाँ, ये जो सरफेस है विच इज बेसिकली द इंटरफेस बिटवीन एयर एंड वाटर, इस इंटरफेस से अपेरेंट डेप्थ एंड अपेरेंट हाइट निकाल के बतानी। हाँ सर। So got the answer. सबका हो गया? यस सर। तो देखो, सबसे पहले ए करते हैं, पार्ट ए। चिड़िया को क्या दिखता है? सो ए के बारे में बात करते हैं। बर्ड्स व्यू, चिड़िया को क्या दिखता है? तो देखो सिंपल है, चिड़िया को मछली यहां कहीं दिखेगी, चिड़िया को मछली दिखेगी एफ डैश पे। ये जो अपेरेंट डेप्थ दिखती है इसको बोल दो डी एफ डैश, डी एफ डैश। तभी फॉर्मूला क्या है, हम जहां से देख रहे हैं वहां से मछली की क्या डेप्थ दिख रही है अपॉन हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इज इक्वल टू मछली की एक्चुअल डेप्थ अपॉन यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये फॉर्मूला है। डी एफ डैश ये हमें दिखती है हवा से डेप्थ मछली की अपॉन। सर DF डैश B से लेके F डैश से नहीं होना चाहिए। नहीं 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 नहीं, वो सरफेस से है, इट इज फ्रॉम द सरफेस। देखो यहाँ पर सारी चीजें मैंने सरफेस से कैलकुलेट की थी। हाँ क्या आगे कहीं पर भी हो, मैंने चीजें सरफेस से कैलकुलेट की हैं। इज दैट राइट? ठीक है। तो देखो यहाँ पर df डैश इज द apparent depth of the fish below the surface, below the surface अपॉन हम जहां से देख रहे हैं वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब हवा से देख रहे हैं तो म्यू एयर इज इक्वल टू एक्चुअल में मछली की डेप्थ क्या है, एक्चुअल में मछली की डेप्थ क्या है विच इज df अपॉन वो कहां पर बैठी है, वो पानी के अंदर है, इट इज इनसाइड वाटर, वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो df डैश जो अपेरेंट डेप्थ हमें बाहर से दिखती है चिड़िया की नजरों से, दैट इज mu air which is 1 upon mu water which is 4/3 into the actual depth which is 36 centimeter। तो यहाँ पर क्या क्या होगा, 4 से इसको डिवाइड करो और 3 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना? तो 9 into 3 27 सेंटीमीटर हो जाएगा। सो एक्चुअल में मछली 36 सेंटीमीटर डेप्थ पे, बट इस चिड़िया को ऐसा लगता है कि वो सिर्फ 27 सेंटीमीटर नीचे है। समझ में आ रहा है सबको? Yes sir. यस सर। सर ये समझाओ ना। सर क्या ये फॉर्मूला समझ में आया? यार फॉर्मूला ही तो लगाया मैंने, सिंपल ये वाला फॉर्मूला। सर वापस। वापस बता दूं, देखो यार, यहां से देखा तो मछली किस डेप्थ पे दिखती है बताओ? DX df डैश, आई रिपीट, यहां से देखा तो ये मछली df डैश डेप्थ पे दिखती है, अपेरेंट डेप्थ बोलते हैं इसको। हाँ सर। असलियत में मछली जिस डेप्थ पे वो है df, लेट्स से असलियत में मछली जिस डेप्थ पे उसको बोल दो df। इसको बोलते हैं एक्चुअल डेप्थ, इसको बोलते हैं अपेरेंट डेप्थ। नाउ हम जहां से देख रहे हैं वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेट्स से 1 है, मछली एक्चुअल में जहां पर है वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3। तो फॉर्मूला क्या होता है, तुम लेट्स से यहां से देख रहे हो, यहां से देखने पे जो डेप्थ दिखती है अपॉन यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स व्हिच इज 1 इज इक्वल्स टू जहां पे मछली है एक्चुअल में, जहां पे मछली एक्चुअल में वहां की डेप्थ अपॉन वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये फॉर्मूला है, समझ में आया? हाँ सर। इससे क्या आ जाएगा, अपेरेंट डेप्थ इज 3/4 ऑफ df, 3/4 ऑफ 36
27 सेंटीमीटर आ जाएगा। सोचना है इसके बारे में, यू वुड गेट सर वो ऑब्जर्वर सरफेस से कितना भी दूर हो कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जैक्टली, ऑब्जर्वर सरफेस से कितना भी दूर हो, ये जो अपेरेंट डेप्थ का फॉर्मूला है उस पर डिपेंड करता ही नहीं। अपेरेंट डेप्थ का फॉर्मूला किस चीज पे डिपेंड करता है? यहाँ का म्यू, यहाँ का म्यू, और ये जो एक्चुअल डेप्थ है इस पे डिपेंड करता है ना? एक्चुअल डेप्थ बिलो द सरफेस, नॉट फ्रॉम द बर्ड। हाँ कि ना? गॉट इट। सर हम इसमें 36 नहीं ऐड करेंगे? वी वुड नॉट ऐड 36 टू इट, बिकॉज तुमसे क्या पूछा है? फाइंड द अपेरेंट डिस्टेंस ऑफ द फिश फ्रॉम द सरफेस, फ्रॉम दिस सरफेस। इस सरफेस से मछली कितना नीचे दिखती है। फॉलोड? मतलब हम सारे लोग को सारे डिस्टेंसेस जो है सरफेस से मेजर किए जाएंगे। आई रिपीट, सारे के सारे डिस्टेंसेस सरफेस से मेजर करना। मछली सरफेस से कितना नीचे है असलियत में, जो एक्चुअल डेप्थ है, और कितना नीचे दिखती है अपेरेंट डेप्थ, ये सारी की सारी चीजें सरफेस से मेजर की जाएंगी, ना कि ऑब्जर्वर से। क्लियर है क्या? सर अगर क्वेश्चन में नहीं लिखते तो फ्रॉम द सरफेस, फिर भी आप ऐसे ही लेते? फिर भी मैं ऐसे ही करता। और फिर मैं क्या करता, अगर मान लो कोई पूछ ले कि भाई चिड़िया की आंख से कितना दूर दिखेगी मछली, तो मैं 36 ऐड करता उस पर। सरफेस से सारी चीजें कैलकुलेट करता, ये आ गया कि भाई यहाँ से 27 सेंटीमीटर दूर दिखता है, तो चिड़िया को ओवरऑल कितना दूर दिखता है? चिड़िया को टोटल दिखता है 36 प्लस 27 सेंटीमीटर दूर फ्रॉम इटसेल्फ, है ना? ओके सर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सेकंड पार्ट करते हैं। सर हाँ बोलो एक ही चीज पूछो। बोलो। सर खाली यही पूछना था कि जो जहाँ से हम व्यू कर रहे हैं, लाइक यहाँ पे एज ऑब्जर्व बाय द बर्ड था, और फिश वाज लाइक इन द डेंसर मीडियम, फिश वाज द so ऑब्जेक्ट। yeah, the fish was the object, so that becomes that area becomes mu1, right, where the fish was. हाँ देखो, यहाँ पर मैंने mu1 mu2 कुछ लिखा ही नहीं है, मैंने बस ये बोला कि यहाँ से देखने पर जो डेप्थ दिखती है अपॉन यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू मछली जहां पर असलियत में वहां की डेप्थ अपॉन वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैंने ऐसा एक फॉर्मूला बना दिया और इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। बट यस, हाँ सर, क्योंकि मैंने ना पूरा वो प्रूफ करके किया, तो फिर इसलिए मैं वो केस में तो वैसे इसको ही mu1 लेना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट हाँ जहां पर उसको mu1 और ऑब्जर्वर जहां पर उसको mu2, जैसा कि मैंने हाँ, यहाँ पर लिखा। यस सर, गॉट इट, थैंक यू। अब देखो मछली की आंखों से देखते हैं, मछली को क्या होगा, चिड़िया एक्चुअल में थोड़ा सा ऊपर दिखेगी, वैसे तो 36 सेंटीमीटर हाइट पे, बट वो थोड़ा सा और ज्यादा ऊपर दिखेगी सरफेस से। तो यहाँ पर बी डैश इज द इमेज ऑफ द बर्ड। बर्ड की इमेज यहाँ दिखती है मछली को, इस हाइट को डी डैश बोल दिया, फिर एच डैश बोल दो, तुम्हारी मर्जी, कॉल इट एच डैश, कॉल इट एच डैश एंड कॉल दिस एच। तो अब देखो मछली पानी के अंदर से देख रही है, उसको एच डैश डेप्थ दिखती है, फिर हाइट दिखती है बर्ड की। एच डैश हाइट दिखती है अपॉन कहां से दिखती है, वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू असलियत में बर्ड कहां पर है वहां की हाइट अपॉन जहां पर है बर्ड वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। तो एच डैश इज इक्वल्स टू 4/3 ऑफ एच, तो यहाँ पर 4/3 ऑफ 36 जाएगा 48 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है अपने को कि चिड़िया को लगता है कि मछली थोड़ा सा कम डेप्थ पे है, मछली को लगता है कि भाई चिड़िया कुछ ज्यादा ही ऊपर है। मछली चिल मारती है, बोलती है अरे चिड़िया बहुत ऊपर है, कैसे पकड़ेगी। बर्ड को ऐसा लगता है अरे मछली तो बहुत नजदीक है, मैं जल्दी से पकड़ दूंगा। और दोनों ही धोखे में जी रहे हैं, दोनों ही गलत सोच रहे हैं। फॉलो किया? जल्दी बताओ। यस सर। मीन सर हम लोग को वो ऊपर का हिट लेने का और नीचे वाले का मीडियम, और फिर नीचे वाले का हिट और ऊपर वाले का medium। सारी चीजें सरफेस से मेजर की जाती हैं इन फॉर्मूलेज में। इन फॉर्मूलेज में सारी चीजें रिफ्रैक्टिंग सरफेस से मेजर की जाती हैं। फिर अगर लेट्स से तुम्हें ये बोल दे कोई कि मछली को खुद से कितना दूर दिखेगी बर्ड, तो उसके लिए तुम क्या करते? 36 इज द एक्चुअल डेप्थ ऑफ द फिश प्लस 48 ऐड करोगे, तो वो तुम्हें मालूम पड़ेगा कि मछली को खुद से कितना दूर दिखती है चिड़िया। फॉलोड? बट वो डिस्टेंस किसी फॉर्मूले में नहीं आएगा पिक्चर में। फिश एफ से लेकर बी डैश तक का जो टोटल डिस्टेंस है
वो किसी भी फॉर्मूले में डायरेक्टली अपीयर नहीं होगा। फॉर्मूलेज में क्या अपीयर होंगे, जो सरफेस है रिफ्रैक्टिंग सरफेस, वहां से डेप्थ एंड वहां से हाइट, वो अपीयर होंगे फॉर्मूलेज में। फॉलोड? हेलो हेलो। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। किसी को अगर लिखना है तो उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो भाई। सिंपल ही था, ज्यादा खतरनाक नहीं था ये। आगे बढ़ते हैं। बढ़ो आगे। Yes, sir. ये रहा अगला सवाल। हो पा रहा है? Yes, sir. क्या आंसर आया? No, doing. ओके।
हिंट्स चाहिए क्या? ऐसे सर सोचो। मैं क्या सर 1 मिनट। सर एक मिनट चलो ठीक है ठीक है। सर क्या है आंसर? 100/3 centimeters from CD. सर मेरा 85/3 आ रहा है। 85/3 ओके। हाँ सर मेरा आ गया 100/3। 100/3 आ रहा है ठीक। ठीक है मैं सॉल्व कर रहा हूँ यार, काफी टाइम हो गया। कर दूं सॉल्व? हाँ सर। यस देखो सर। हमेशा रेज बना के जाया करो यार, वो बेस्ट होता है। ड्रॉ द रेज एंड हो जाएगा। जस्ट एक मिनट दो। किस रंग की रेज लेंगे? लाल रंग की ले लूं? लाल रंग की ले लेते हैं। सर ब्लू ले लो। अरे लाल रंग ले लो भाई, सबको दिखेगा। दिख रहा है ना? यस सर लेट्स से एक रे निकली यहाँ पे, यहाँ से एक रे निकली, इस तरह से गई। अब ये बताओ, ये जब अगले मीडियम में एंटर करेगी तो क्या होगा? वुड इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल? किस तरफ बेंड होगा? टुवर्ड्स द नॉर्मल। Phenomenal. तो मुझे इसको नीचे की तरफ शिफ्ट कर देना चाहिए, ऐसे ऐसे बेंड कर देना चाहिए, ऐसा बोल रहे हो है ना? Yes, sir. तो अभी जस्ट एक मिनट रुको, इसी को अगर मैं एक्सटेंड कर दूं, जस्ट एक मिनट। इसी को एक्सटेंड कर दें पीछे की तरफ, तो ये यहाँ कहीं मीट होगी। किससे मीट होगी? देखो यहां से निकलने वाली मल्टीपल रेस इमेजिन कर सकते हो। एक रे यहाँ आई, एक रे यहाँ आई, ये यहाँ पर आ जाएगी, ये सीधी यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर अगर कोई होता, यहाँ पर अगर कोई होता, उसको क्या दिखता कि एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे। उसको दिखता कि भाई ये दोनों जो इंसिडेंट रेज हैं जो इस पे आएंगी सीडी पे, ये वाली और ये वाली सीडी पे इंसिडेंट रेज होंगी, इनके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। हाँ कि ना? सही है? यस सर। तो सर ये केस में आगे दिखेगा कि पीछे? क्या चीज? इमेज आगे दिखेगा कि पीछे? हाँ देखते हैं, रुको। तो इसको मैं I1 बोल दूं चलेगा? कैन आई कॉल दिस I1? पहले सरफेस से रिफ्रैक्शन हुआ फिर यहाँ पर इमेज बन गई। हाँ कि ना? जो पहला सरफेस था AB, सर स्क्रीन। स्क्रीन नहीं दिख रहा? ओके एक मिनट रुक जाओ। हाँ अब दिख रहा है? यस सर। हाँ देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, इस ऑब्जेक्ट से रेज निकली, यहाँ पर जब आएंगी एक रे यहाँ दिखेगी, एक रे यहाँ दिखेंगी, और भी बहुत सारी रेज दिखेंगी। इन दोनों रेज के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर एक इमेज बनेगी। तो कहना है से AB पर जब जब रिफ्रैक्शन हुआ, AB सरफेस से जब रिफ्रैक्शन हुआ तो इस ऑब्जेक्ट की यहाँ पर इमेज बन गई। कहना है से दैट
जल्दी बताओ। Yes. ये बताओ, ये इमेज कहाँ से दिखेगी? ये इमेज दिखेगी कहाँ से? म्यू 2 से दिखेगी, म्यू 3 से दिखेगी? कहाँ से दिख रही है? Mewtwo से। म्यू 2 से। बिल्कुल सही बात है कि अगर यहाँ खड़े होकर देखोगे तो ये वाली रे और ये वाली जो रे है ये पीछे जाकर यहाँ पर मीट करते हुए दिखेंगी। सो दिस इज द इमेज एज सीन फ्रॉम म्यू 2. I1 is image of O as seen from म्यू 2. ठीक है, तो अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगाऊंगा मैं, ध्यान से सुनना। फॉर्मूला बहुत सिंपल है। हम इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से देख रहे हैं और ये डेप्थ दिख रही है हमें इसकी, तो इस डेप्थ को D1 नाम दे दो। तो D1 अपॉन हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू एक्चुअल डेप्थ अपॉन एक्चुअल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पर अगर मैं इसको D1 बोल दूं, इफ आई कॉल दिस डिस्टेंस D1, तो क्या D1 की वैल्यू निकाल पाओगे तुम? हाँ सर। तो अब हम D1 की वैल्यू निकाल पाएंगे। सिंपल होगा भाई, D1 अपॉन म्यू 2 इज इक्वल टू एक्चुअल डेप्थ विच इज 10 सेंटीमीटर अपॉन एक्चुअल में कहां पर रखा हुआ था, म्यू 1 में रखा हुआ था। तो यहाँ से D1 की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाती है, फिर ऐसे सिंपली इसको ऐसे रहने दो, D1 बाय म्यू 2 D1 बाय म्यू 2 इज इक्वल टू एक्चुअल डेप्थ 10, इसको ऐसे ही पड़े रहने दो, कुछ चेंज मत करो, लेट इट बी। अब देखो नाउ, जब सीडी पे रेज आती है, जब सीडी पे ये वाली रे और ये वाली रे आती है, तो सीडी को क्या लगता है ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? सीडी को क्या लगता है ऑब्जेक्ट ओ पे रखा है कि I1 पे रखा है? अभी बताओ, यहाँ पर जब रिफ्रैक्शन होगा, यहाँ पर जब रिफ्रैक्शन होगा तो मुझे किस किस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस्तेमाल करना पड़ेगा, म्यू 2 एंड म्यू 3 कि म्यू 1 एंड म्यू 3? 1 and 2. तो 1 and 3 सब 1 and 2 को ऐड कर देंगे। अरे मेरी बात सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे जब रिफ्रैक्शन होगा, जब तुम स्नेल्स लॉ लगाओगे इस जगह पे, तो म्यू 2 और म्यू 3 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस्तेमाल होगा कि म्यू 1 और म्यू 3 का? 2 and 3 1 और 2 का 2 एंड 3 का, म्यू 2 और म्यू 3 इस्तेमाल होंगे। यहाँ पर अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो इस तरफ का और इस तरफ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस्तेमाल होगा, है ना? तो अब देखो यहाँ पर, वैसे तो तुम ये सोच रहे होगे कि यार ये जो इमेज बन रही है ये तो इस तरफ बन रही है, बट ये जो रेज है ना, इन रेज की बेंडिंग इस म्यू और इस म्यू के हिसाब से होती है। तो यहाँ पर क्या करना, तुम बोलना कि भाई ये जो म्यू इक्वल्स टू 1.5 है, इसी को पूरा एक्सटेंड कर देना और बोलना कि सीडी को ऐसा लगता है कि म्यू इक्वल्स टू 1.5 के अंदर यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। AB ने जो इमेज बनाई, नाउ दैट इमेज I1 बिहेव्स एज एन ऑब्जेक्ट फॉर CD, और वो ऑब्जेक्ट इस सरफेस के लिए कहां पर रखा हुआ है, इस तरफ रखा हुआ है। इस तरफ कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, 1.5 है। इस सरफेस के लेफ्ट साइड पे कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, 1.5 है। इसको बस उससे फर्क पड़ता है, लेफ्ट में क्या है राइट में क्या है, इसको बस उससे फर्क पड़ता है, बाकी किसी भी चीज से इसको फर्क नहीं पड़ता है। फॉलो कर रहे हो? सर मेरे को एक और डाउट है, I1 is the image of O as seen from mu3 नहीं होगा? नहीं, सुनो, फाइनल जो इमर्जेंट रेज हैं उनकी इमेज I1 है। ये जो बीच में म्यू 2 के अंदर जो रिफ्रैक्टेड रेज आ रही हैं उनकी इमेज I1। किसकी रेज है, किसकी इमेज है वो? सर वो बीच वाले की। बीच वाले की। तो यहाँ पर इन रेज से बन रही है ये इमेज, तो ये बीच से दिखेगी ना, यहाँ से इन रेज को अगर देखोगे कहीं से तो दिखेगी, हाँ कि ना? फॉलो? अब देखो, अब इसके बाद क्या होगा मैं तुम लोगों को बताता हूँ। जस्ट 1 मिनट दो मेरे को, गिव मी अ मोमेंट। अब तुम लोगों को क्या लगता है कि ये जो रे है सीधी निकलेगी कि थोड़ा सा और बेंड हो जाएगी? क्या लगता है सर? और बेंड होगी। और बेंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, ऐसे बेंड हो जाएगी, हाँ कि ना? थोड़ा सा ऐसे, अग्री करते हो? यस। तो अब इसको पीछे एक्सटेंड करोगे, तो क्या होगा देखना। इसको पीछे एक्सटेंड किया तब जाकर फाइनली मुझे अपरेंट डेप्थ दिखेगी, हाँ कि ना? जस्ट 1 मिनट रुको,
यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा ही बड़ा हो गया डायग्राम। बट आई होप थोड़ा बहुत इमेजिन हो पा रहा है यार। देखो यार, यहाँ पर ये वाली चीज बनाना बहुत डिफिकल्ट है, पीछे जाकर कहाँ मिलेगा, बट फाइनली I2 पे मिलेगा। इसको मैं डिलीट करता हूँ, मैं बस ये बोल देता हूँ कि भाई ये यहाँ से निकली है और I2 पे फाइनल इमेज बनेगी, I2 पे फाइनल इमेज बनेगी। और जो फाइनल डेप्थ दिखती है, ये जो डेप्थ दिखती है डी डैश, ये हम कैसे निकालेंगे, मैं लिख देता हूँ। देखो मैं बोलूंगा नाउ I1 is the object for refraction at CD। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, हम देख रहे हैं μ3 से फाइनली इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज दिखेगी, या फिर ऐसे बोल दो I1 की जो इमेज दिखेगी वो I2 पे दिखेगी। ये जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस था CD के लिए ऑब्जेक्ट यहां रखा है लेफ्ट साइड में 1.5 म्यू है, ठीक है। CD को बस इस चीज से फर्क पड़ता है मेरे लेफ्ट साइड में क्या है, मेरे राइट साइड में क्या है। अब ये मैं बस ट्रिक बता रहा हूँ, वैसे तो कैलकुलेशन करके भी आ जाता है, तुम देख लेना चाहे। यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगाना, तुम्हें IR सब मिल जाएगा, सब कुछ कर पाओगे तुम। तो जो हमने पहले डेरिवेशन किया था वही डेरिवेशन, यही वाला डेरिवेशन है, कुछ और नहीं है। यहाँ पर तुम स्नेल्स लॉ लगाओगे तो यहाँ का म्यू और यहाँ का म्यू इस्तेमाल होगा और ये वाली डेप्थ इस्तेमाल होगी तुम्हारी, बिकॉज तुम ट्राइंगल बनाओगे। तो यहाँ पर वापस से वही होगा, देख लो, यू वुड ड्रॉ दिस ट्राइंगल, फिर यू वुड ड्रॉ अनदर ट्राइंगल, फिर तुम यहाँ पर μ2 और μ3 को इस्तेमाल करोगे। तो फाइनल जो तुम्हारी इक्वेशन आएगी उसमें भाई μ2 μ3 ही आएंगे और कुछ क्यों आएगा, ठीक है। So I did a little differently. I used the fact that just एक मिनट, अरे सुनो, मेरा एक बार मेथड खत्म होने दो, उसके बाद बताना तुम। देखो अभी क्या है, CD के इस तरफ तुम खड़े हो, यहां से तुम्हें फाइनली इमेज कहां पर दिखती है, D डैश पे दिखती है। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा, तुम्हें फाइनली इमेज कहां दिख रही है, इनसाइड दिस सरफेस अपॉन, तुम कहां से देख रहे हो, तुम देख रहे हो μ3 से, एंड दैट इज इक्वल्स टू CD के इस तरफ एक्चुअल में कितना दूर रखा है ऑब्जेक्ट, मतलब कौन सा ऑब्जेक्ट, I1 की बात चल रही है। तो I1 का डिस्टेंस है D1 प्लस दिस थिकनेस, इसको काम करते हैं T2 बोल देते हैं, कॉल दिस T2, इसको थिकनेस नंबर 2 बोल देता हूं। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा, D1 प्लस T2 डिवाइड बाय μ2, ये आ जाएगा। ये मैंने क्या किया, मैं रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनना। CD ये रहा, CD के इस तरफ है μ3, इस तरफ है μ2। यहाँ पर I1 नाम का एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका डिस्टेंस है कितना, दिस इज D1 प्लस T2, ये वाला डिस्टेंस प्लस ये वाला डिस्टेंस। और फिर यहाँ से जब हम देखते हैं तो हमें अपेरेंट डेप्थ जो दिखती है वो D डैश दिखती है, यहाँ पर फाइनल इमेज बनते हुए दिखती है। तो फाइनल इमेज का डिस्टेंस कहाँ दिखता है हमें, अपॉन हम कहाँ से देख रहे हैं, वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट कितना दूर रखा है अपॉन किस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रखा है। ये वाली चीज करी मैंने, ये चीज समझ में आ रही है क्या सब लोगों को? मैं डायग्राम वापस से बना देता हूँ। I1 ऑब्जेक्ट कैसे है? अरे तुम ये बताओ, C1 CD पे जो इंसिडेंट रेज आ रही हैं, ये वाली रे और ये वाली रे, उनको अगर एक्सटेंड करके मीट करवाओगे वो कहां पर मीट करते हैं, I1 पे। तो अगर इंसिडेंट रेज I1 पे मीट कर रहे हैं तो I1 क्या है, इमेज है कि ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। जहां पर इंसिडेंट रेज मीट कर रही है वो ऑब्जेक्ट है, सिंपल सी बात है। तो इधर से आने वाली एक रे ये रही, एक रे ये रही, फिर ये रे तो सीधी की सीधी निकल जाएगी, ये रे थोड़ा सा इस तरफ बेंड होकर निकलेगी, इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये पीछे I2 पे मिलेगी। इसको मिटाओ, ये I1 है, ये I2 है, ये जो डिस्टेंस है कौन सा वाला, ये वाला डिस्टेंस D1 प्लस T2 है। इसको दूसरे रंग से बना देते हैं, ये जो डिस्टेंस है ये D1 प्लस T2 आएगा, चेक कर लो चाहे। और ये वाला जो डिस्टेंस आएगा, ये वाला डिस्टेंस D डैश लिया मैंने। D डैश कहां से देखने पे दिखता है, μ3 से कि μ2 से? सर μ3 से। μ3 से देखने पे D डैश दिखता है।
तो डी डैश अपॉन म्यू 3 इज इक्वल टू म्यू 2 के अंदर d1 प्लस t2 पे तुम्हारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो CD के लिए I1 behaves as the object and I2 is the final image जो हमारी आंखों को दिखेगी। समझ में आया सब लोगों को? अब देखो यहां पर अब मैं क्या करूंगा, d1 by mu2 जो था, d1 by mu2 तो जो था उसको 10 by mu1 लिख सकते हैं। तो यहां पर मेरे पास क्या है, d डैश, d डैश by mu3 is equals to d1 by mu2 प्लस t2 by mu2। बट ये जो d1 by mu2 है, d1 by mu2 है, इसको 10 सेंटीमीटर by mu1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आएगा 10 सेंटीमीटर by mu1 प्लस t2 by mu2। अब यहाँ से d डैश की वैल्यू फाइनली क्या आ जाएगी, d डैश इज इक्वल टू mu3 इंटू 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय mu1 प्लस t2 डिवाइडेड बाय mu2। यहाँ पर सारी वैल्यूज डाल देना। t2 की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 10 डालना। mu1 की वैल्यू तो हमारी 1 है, mu2 की वैल्यू 1.5 है, mu3 की वैल्यू 2 है। तो सारी की सारी वैल्यूज डाल दोगे तो 100/3 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यार देखो वैसे तो ऑब्जेक्ट यहाँ से 20 सेंटीमीटर पे रखा है, बट इस बंदे को ऑब्जेक्ट एक्चुअल में 100/3 सेंटीमीटर पे रखे हुए दिखता है फाइनली। मतलब उसकी इमेज दिखती है 100/3 सेंटीमीटर पे, विच इज 33.3333 सेंटीमीटर्स। फॉलो किया सब लोगों ने? यस सर। सर यहाँ पे अब एक mistake है। मेरी बात सुनो क्या हर बार इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि एक फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे? एक फॉर्मूला डिराइव कर दिया टू बी ऑनेस्ट मैंने। ये फॉर्मूला मैं अगले पेज पे लिखवा दूंगा, तुम फिलहाल इतना कॉपी कर लो एक बार। सर बोलो। सर डन इट बाय डिफरेंट मेथड। हाँ बोलो, क्या मेथड है तुम्हारा? सर मैंने पहले मैंने केसेस में डिवाइड कर लिया। मैंने फर्स्ट केस में रखा कि इफ माय आई इज बिटवीन AB एंड CD, तो फिर मैंने उसका इमेज निकाला जो मेरे को 15 सेंटीमीटर आया AB से। फिर केस 2 में मैंने 15 + 25 कर दिया और फिर मैंने वही फॉर्मूला सेम यूज कर दिया, तो मेरे को 100। समझ गया, तुमने वही किया, तुमने भी वही किया। तुमने पहले यहाँ से रिफ्रैक्शन की इमेज निकाली, वो रिफ्रैक्शन की इमेज तुमने देखी कहां पर आ रही है, वो 15 सेंटीमीटर पे आ गई। फिर तुमने बोले यहाँ पर जो रिफ्रैक्शन होगा उसके लिए ऑब्जेक्ट रखा है 15 + 10 25 सेंटीमीटर पे। फिर उस 25 सेंटीमीटर से तुमने ये वाली चीज निकाली कि भाई इसको कहाँ दिखेगा फाइनली, तो वो 100/3 आ गया तुम्हारा। तुमने भी एग्जैक्ट यही किया, बस तुमने फॉर्मुलेस डिराइव करने की बजाय तुमने सीधा वैल्यूज निकाल के कर दिया। मैं फॉर्मुलेस क्यों डिराइव कर रहा हूँ? बिकॉज मुझे अगले पेज पे रिजल्ट लिखना है कि यार एक सिंपल रिजल्ट आता है, इसको याद कर लो। फॉलो कर रहे हो? व्हाट यू डिड वाज, हाँ तुमने AB से रिफ्रैक्शन करके I1 इमेज बना दी। फिर वो I1 इमेज CD के लिए ऑब्जेक्ट की तरह रख दी तुमने। फिर फाइनल इमेज जो I को दिखती है वो I2 है। तुमने भी वही किया, मैंने भी वही किया। So even I did a different one here. Like I use the fact that they are parallel AB and CD, so I use like U1 sin I is equal to no. no. Like, it worked at the end. Okay. हाँ ठीक है, बताओ आगे। So after that, I acted as if there was no U2 in between first, and then you get 20 centimeters. Then I knew to add that 10 centimeters. So first I made a mistake. I directly added the 10 centimeters, and it came 30. So I was like, oh, this is wrong. But then what you had to do was convert 10 centimeters in what you would see 10 centimeters as if you were looking from U3 into U2, and then you get 40/3. And then if you add 20 + 40/3, you get 100/3. समझ गया। देखो तुम एक तरह से वही चीज कर रहे हो जो मैं आगे बताने वाला हूँ। तो दैट इज करेक्ट, व्हाट यू आर डूइंग इज करेक्ट। सेम चीज मैं आगे बताने वाला हूँ। ये जो फॉर्मूला डिराइव हुआ है वही आया है। भाई सब लोगों ने कॉपी कर लिया? सर वो मुझे एक क्वेश्चन था कि लाइक यहाँ पे एक मिस्टेक मैंने जो की थी वो ये थी कि मैंने D1 लिया था, खाली T2 नहीं लिया था। तो वो इसलिए है ना क्योंकि D1 is only the distance from AB, but we need to find the distance from CD. एग्जैक्टली। जब CD पे रिफ्रैक्शन हो रहा है तो CD सरफेस से डिस्टेंसेस निकालो ना सारे, हाँ कि ना? हाँ सर। अगर तुम हाँ सर एक लास्ट चीज कि जब हमें लाइक हम लोग I1 को ऑब्जेक्ट मान रहे थे, तो तब हम लोग ने mu3 और mu2 लिया। तो हम लोग वो लॉजिक से ले रहे हैं ना कि I1 is like at some distance, and at that time we can ignore that mu1 part, right? एग्जैक्टली। हाँ देखो वही है कि CD के लेफ्ट साइड में जो रे आ रही है वो किस मीडियम में ट्रैवल कर रही है, 1.5 वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, ठीक है।
और फिर उसका ट्राइंगल अगर बनाएंगे तो ट्राइंगल से देखेंगे हम कि इमेज हाँ का सर, वो सॉरी मैं ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो d1 प्लस t2 है। फिर उसके बाद तो ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करनी है अपने को, कैलकुलेशंस होंगी, तो वहां पर d1 प्लस t2 आएगा एक, और μ2 आएगा पक्का से कैलकुलेशन में। d1 प्लस t2 आएगा कैलकुलेशन में, μ2 आएगा, μ3 आएगा और d डैश आएगा। सेम डेरिवेशन वाली कैलकुलेशंस है, यस सर बट वो मैं बस डेरिवेशन कर नहीं रहा हूँ यहाँ पर। सर हाँ फाइनल बोलो। आंसर 100/3 है ना? फाइनल आंसर 100/3 कहाँ से, CD से कि AB से? D डैश मैंने कहाँ से मेजर किया? बी डैश सर, एकदम लास्ट पॉइंट से डी तक। I2 CD से I2 तक है ना? हाँ सर। तो कहाँ से है ये डिस्टेंस 100/3? CD से है कि AB से है? सर CD से I2 तक है। CD से I2 तक है ना? तो फाइनल इमेज जो दिखेगी आंख को, उसका CD के अंदर डेप्थ है ये, है ना? हाँ सर। ओके, तो आगे सर बढ़ हम लोग सकते हैं? सर हम लोग ने वो जो 1 निकाला है वो क्या चीज के लिए निकाला है? क्या 1? हाँ मैं अ, देखो 1 इस्तेमाल हुआ बीच में, 1 इस्तेमाल हुआ बीच में, कहाँ सर? यहाँ पर इस्तेमाल किया मैंने, d/μ2 को 10/μ1 लिख दिया, d/μ2 को 10/μ1 लिख दिया, वो इस्तेमाल हुआ है बीच में, हाँ कि ना? देखो ओके मैंने क्या किया, पहले यहां से इमेज बनाई, यहां आई, उसकी डेप्थ निकाली, फिर मैंने बोला कि ये इमेज अब इसके लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी, तो ऑब्जेक्ट का टोटल डिस्टेंस निकाला, फिर मैंने फाइनल इमेज कहाँ बनती है उस इमेज का फाइनल डिस्टेंस निकाल दिया। समझ में आया? हाँ सर, बट सर उसका वैल्यू डायरेक्ट भी तो आ ही रहा है ना, 1 का 15 आंसर। हाँ बिल्कुल आ रहा है, बट अगर मैं सारी वैल्यूज डायरेक्टली निकाल लेता तो इस तरह का ये जो प्यारा सा फॉर्मूला आया है ये नहीं आ पाता अपने पास। अब ये जो फॉर्मूला है इसकी डेरिवेशन मैंने यहाँ पर कर दी है, अगले पेज पे फाइनल रिजल्ट लिख दूंगा इस फॉर्मूले का, ठीक है? ओके मैं एक रिजल्ट बताने वाला हूँ अगले पेज पे जो तुम्हें याद रखना है नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स। ओके सर। चले अगले पेज पे। हाँ सर। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे मैं अपेरेंट डेप्थ फॉर मल्टीपल स्लैब्स बता देता हूँ जल्दी से। यार मान लो ऐसा कुछ है कि यहाँ पे ग्लास के अंदर मल्टीपल लिक्विड्स हैं, या फिर हो सकता है मल्टीपल ग्लास स्लैब्स, जो कुछ भी है। इधर पे एक मीडियम है, फिर इधर पे एक मीडियम है, फिर इधर पे एक मीडियम है, फिर यहाँ पर एक मीडियम है, और मान लो तुम यहाँ से देख रहे हो, ठीक है? लेट्स से यू आर व्यूइंग फ्रॉम दिस पोजीशन। एंड लेट्स से यहाँ पे एक सिक्का है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तुमने इधर पे कहीं पर, ठीक है? दिस इज द ऑब्जेक्ट, दिस इज लेट्स से μ1, दिस इज लेट्स से μ2, दिस इज लेट्स से μ3, दिस इज लेट्स से μ4। ये थिकनेस है T2, ये थिकनेस है T3, और यहां पर जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का इस लेयर के अंदर, इसको बोल दो D4, इसको बोल दो D4। चलेगा? बोलो भाई बोलो। यस सिर्फ सर। इतना डिस्टेंस छोटा सा? हाँ मतलब तुम्हारी मर्जी इसको कहाँ रखना है, नीचे रखना है, ऊपर रखना है, बट एज लॉन्ग एज वो μ4 के अंदर, उसको कैसे भी मेजर कर लो इस सरफेस से। अब देखो यार, तुम्हारी आंखों को ये ऑब्जेक्ट फाइनली इस सरफेस से कितना डेप्थ दिखेगा उसका फॉर्मूला एक आ गया हमारे पास। ये AB है, ये सरफेस लेट्स से AB है, सो द इमेज ऑफ O seems to be at a depth D dash below AB surface। तो वो जो फॉर्मूला आएगा D डैश का, वो क्या आएगा? D डैश मतलब आंखों को जो अपेरेंट डेप्थ दिखती है ऑब्जेक्ट की, अपॉन हम जहां से देख रहे हैं वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इज इक्वल्स टू T2/μ2 प्लस T3/μ3 प्लस D4/μ4। समझ में आ रहा है किस तरह का फॉर्मूला है? हाँ सर।
यही फॉर्मूला मैंने अभी थोड़ी देर पहले डेराइव किया है, देखो यही चीज डेराइव की है यहाँ पर, दिस डिस्टेंस अपॉन यहाँ का म्यू प्लस दिस डिस्टेंस अपॉन यहाँ का म्यू, 10 सेंटीमीटर अपॉन म्यू 1, 10 सेंटीमीटर मतलब ये वाला डिस्टेंस अपॉन यहाँ का म्यू प्लस T2 अपॉन म्यू 2, ये वाला डिस्टेंस अपॉन यहाँ का म्यू इज इक्वल टू अपेरेंट डेप्थ जो भी दिखती है अपॉन हम जहां से दिख रहे हैं वहां के म्यू, अपेरेंट डेप्थ जो भी दिखती है अपॉन हम जहां से दिख रहे हैं वहां का म्यू। वही चीज आई थी यहाँ पर भी, वही चीज मैंने यहाँ पर डायरेक्टली लिख दी है, डेराइव करने की जरूरत नहीं है बिकॉज पिछले केस में डेराइव की है यही चीज। तो अगर मान लो यहाँ पर 10-20 और मीडियम्स तुम बीच में इंट्रोड्यूस कर दो तो कुछ नहीं, यहाँ पर और टर्म्स आ जाएंगी, थिकनेस अपॉन म्यू, थिकनेस अपॉन म्यू, थिकनेस अपॉन म्यू, फाइनली क्या आएगा ऑब्जेक्ट यहाँ पर कितना डेप्थ पे अपॉन म्यू, और LHS में क्या आएगा कि हमें फाइनली इस सरफेस से कितना नीचे दिखता है ऑब्जेक्ट जहां पर भी दिखे अपॉन हम जहां से दिख रहे हैं वहां का म्यू, वो LHS में आएगा। फॉलो किया क्या? सर यहाँ पे अगेन वो मैटर करता है म्यू 1 म्यू 2 कौन सा रह रहा है कौन सा डेंस है। देखो कुछ मैटर नहीं करेगा, यू कैन डायरेक्टली यूज द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला तुम डायरेक्टली इस्तेमाल कर पाओगे क्योंकि पहले वाले फॉर्मूले में भी ऐसा कुछ था थोड़ी ना कि ऊपर वाला रेयरर होना चाहिए फिर डेंसर होना चाहिए, हाँ कि ना? सर वो जो डी डैश है अपेरेंट डिस्टेंस है ना? अपेरेंट डिस्टेंस है कहां से, AB से कि आंख से? ईबी से। AB से, AB से कितना डेप्थ पे फाइनली हमें ऑब्जेक्ट दिखेगा, मतलब अपेरेंट डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, अपेरेंट डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज D डैश। सर वो ओ के ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है ना? हाँ ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, इनफैक्ट वो तो मैं यहाँ इस फ्लूइड के अंदर भी देख सकता है, इस फ्लूइड के अंदर भी देख सकता है, कहीं और अंदर भी देख सकता है इनफैक्ट, हाँ कि ना? सर ये डी डैश क्या है? D डैश इज, मैंने लिखा है यार ऊपर यहाँ पे D डैश के बारे में लिखा है मैंने, लिख लिया? सर ये फॉर्मूला ऐसे कोई पैटर्न पे डिपेंड नहीं करेगा ना कि और डेंस होता जा रहा है और रेयर होता नहीं जा रहा है। नहीं कुछ ऐसा वो नहीं है, कुछ भी हो हमेशा वैलिड रहेगा ये फॉर्मूला। सर हाँ मुझे एक्चुअली पिछले वाले स्लाइड में एक डाउट था। बोलो। हाँ सर, इसमें जो सेकेंड लास्ट स्टेप है ना D1 अपॉन म्यू3 इज इक्वल टू D1 अपॉन म्यू2, उसमें सर आपने 10 सेंटीमीटर अपॉन म्यू1 क्यों लिया है? इक्वेशन नंबर 1 देखो, अच्छा ओके सर, हाँ समझा। ओके ये लिख लिया सब लोगों ने? यस सर। ठीक है, अब एक काम करता हूँ जल्दी से मैं टोटल शिफ्ट ड्यू टू अ ग्लास बढ़ा देता हूँ बिकॉज उस पे काफी सारे सवाल बनते हैं। इसका मतलब क्या मैं बताता हूँ कि लेट्स से हमारे पास एक ग्लास स्लैब है एंड ग्लास स्लैब के पीछे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ग्लास स्लैब हमारे पास और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, इंसिडेंट रे यहाँ से आएगी, मुड़ेगी,
फिर वापस से यहाँ पर बाहर आएगी। तो फाइनली क्या दिखता है इस तरफ से कि एज इफ ऑब्जेक्ट यहाँ है, ऐसा लगता है, हाँ कि ना। तो वो जो टोटल शिफ्ट लगता है अपने को कि यार असलियत में ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, बट इस तरफ से कोई देख रहा हो तो उसको ओवरऑल डेल्टा एक्स से शिफ्टेड दिखता है ऑब्जेक्ट, हाँ कि ना। अग्री करते हो? जल्दी बताओ। तो जो टोटल शिफ्ट है उसके बारे में हम बात करते हैं। मैं वापस से फिगर बनाता हूँ जस्ट इन केस किसी ने फॉलो नहीं किया हो मैंने क्या बोला। मैं वापस से प्रॉपरली एक फिगर बनाता हूँ। ये रहा एक ग्लास स्लैब, ठीक है, दिस इज अ ग्लास स्लैब। इस ग्लास स्लैब की थिकनेस ले लो टी, ग्लास स्लैब की थिकनेस ले ली मैंने टी, और एक इंसिडेंट रे यहां पर एंटर करवाता हूं भाई। ये रही इंसिडेंट रे, ये एक ऑब्जेक्ट से आ रही होगी ऑफ कोर्स। इसको रंग दे देते हैं लाल, थोड़ी सी इसकी बढ़ाओ थिकनेस। यहां पर हमारा रखा है ऑब्जेक्ट, ये रहा ऑब्जेक्ट। इस तरफ कोई इंसिडेंट रे, इसको करो डुप्लीकेट। अभी बताओ, लेट्स से मैं हवा से इसके अंदर भेज रहा हूं ये रे, तो क्या होगा? क्या ये What's the अंदर की normal? तरफ बेंड होगी कि बाहर की तरफ? सर अंदर की What's the तरफ। normal? थोड़ा अंदर की तरफ बेंड हो जाएगी, थोड़ा अंदर की तरफ बेंड हो जाएगी। फिर वापस से जब बाहर निकलेगी तब ओरिजिनल रे के पैरेलल हो जाएगी, हाँ कि ना। यस सर। तब ओरिजिनल रे के पैरेलल हो जाएगी। यार ये ना, एक मिनट रुको, देख नहीं रहा होगा तुम लोगों को, इसको येलो कर दें क्या? दिख रहा है सर। हाँ, ये बेटर है, दिस इज बेटर, है ना। अब देखो, अब यहाँ पे फाइनली ओरिजिनल रे की पैरेलल हो गई, ओरिजिनल रे की ही पैरेलल हो गई। अब इसको अगर मैं एक्सटेंड करूं पिच्चू को, एक मिनट, इसको अगर मैं पीछे को एक्सटेंड कर दूं तो ये यहां कहीं आएगी। जस्ट एक मिनट। और अगर एक रे मैं ऐसी ले लूं जो सीधी 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 निकल जाए, ये कौन सी रे होती है? इसको बोलते हैं रे जो कि नॉर्मली इंसिडेंट थी, है ना। दिस इज हाँ सर। नॉर्मल इंसिडेंट रे। तो ये यहां पर ऐसे निकलेगी, सीधा 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 जाएगी। तो यहां से अगर तुम देख रहे हो इधर से, तो तुम्हें एक ये रे दिखेगी, एक ये रे दिखेगी। इन दोनों रेस का यहाँ पर तुम्हें इंटरसेक्शन दिखेगा। तो यहाँ पर तुम्हें फाइनल इमेज दिखेगी ऑब्जेक्ट की, हाँ कि ना। दिस इज द फाइनल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट एज सीन बाय यू, इज दैट राइट? तुम कहाँ से देख रहे हो? तुम यहाँ कहीं से देख रहे हो, तुम यहाँ से देख रहे हो, तो तुम्हें वो इमेज दिखेगी भाई। इस चीज पे सब लोग सहमत हैं क्या? जल्दी बताओ। Yes, sir. तो ये एंड का पार्ट आप वापस रिपीट करोगे? हाँ देखो, इस ऑब्जेक्ट से रे नंबर 1 निकली, रे नंबर 2 निकली। रे नंबर 2 तो सीधा 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 चले जाएगी, हाँ कि ना। हाँ। रे नंबर 1 पहले मुड़ेगी, फिर वापस से ओरिजिनल डायरेक्शन के पैरेलल हो जाएगी। तो दिस इज रे नंबर 1, दिस इज रे नंबर 2। तुम इस तरफ से देख रहे हो तो तुम्हें इन दोनों रेज का इंटरसेक्शन जहां पर दिखता है वहां पर तुम्हें ऑब्जेक्ट दिखेगा, तुम्हें यहाँ पर इमेज दिखेगी ऑब्जेक्ट की, हाँ कि हाँ। सही है। हाँ। सो हमें क्या दिखता है कि ऑब्जेक्ट असलियत में यहाँ है, बट इस बंदे को शिफ्टेड दिख रहा है थोड़ा सा ऑब्जेक्ट डेल्टा एक्स अमाउंट से। दिस इज डेल्टा एक्स, इसको हम बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यू टू द ग्लास। So we will just apply the same formula, but two of the mediums will be the same. No? क्या? हाँ You अब just- देखो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अब देखो, दिस इज लेट्स से mu1, दिस इज लेट्स से mu1, and this is let's say mu2, this is let's say mu2, and this again is mu1, this again is mu1। तो अब देखो यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है ये वाला, इसको बोल दो do, कॉल इट do, चलेगा? बताओ। Yes, sir. अब इमेज जो फाइनली दिखेगी हमें, इमेज जो हमें फाइनली दिखेगी उसका कहां से डिस्टेंस मेजर करना चाहिए मुझे? पहले सरफेस से कि दूसरे सरफेस से? किससे फायदा होगा? ये AB है और ये CD है। कहां से मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ ये बताओ? फॉर्मूला कहां से लगा सकता हूँ फॉर So द डिस्टेंस? first image. नहीं, First image. CD से, CD से देखो,
जस्ट अभी तुमने फॉर्मूला निकाला ना कि भाई Yes. ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है इसको डी डैश बोल दो। ये डी डैश क्या चीज है भाई? सीडी के अंदर कितना दूर दिखेगी तुम्हें फाइनल इमेज, सीडी के अंदर तुम्हें फाइनली कितना दूर दिखेगी इमेज। तुम यहां से देख रहे हो तो सीडी के अंदर फाइनली कितना दूर दिखेगी इमेज। तो अभी फॉर्मूला क्या जस्ट अभी हमने डिराइव किया था, वी हैड डिराइव्ड कि भैया डी डैश अपॉन म्यू वन, कि हमें सीडी के कितना अंदर दिखता है इमेज अपॉन हम कहां से देख रहे हैं वहां का म्यू इज इक्वल्स टू एक्चुअल में कहां पर रखा है अपॉन वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डी नॉट बाई म्यू वन प्लस बीच का टी बाय म्यू टू। यही था हाँ कि ना? जल्दी बताओ। Yes, sir. तो डी डैश की वैल्यू क्या आ गई? डी डैश की वैल्यू आ गई डी नॉट बाई म्यू वन इंटू म्यू वन प्लस टी इंटू म्यू वन बाई म्यू टू। ये आ गया। अग्री करते हैं सब लोग? जल्दी बोलो। Yes, sir. तो अब यार ये बताओ, ये जो शिफ्ट आएगा ये शिफ्ट कैसे निकालोगे तुम? डी नॉट प्लस टी में से डी डैश हटा दो। आई रिपीट, डी नॉट प्लस टी में से डी डैश हटा दोगे तो इतना डिस्टेंस मिल जाएगा। अग्री करते हो? सर वो नहीं समझ में आया, डी डैश पर म्यू वन इज इक्वल। ये वाली चीज समझ में नहीं? अरे यार ये वाला फॉर्मूला ही तो है। देखो तुम्हें ये समझ में आया था क्या कि यहां से देख रहे हैं म्यू वन से तो फाइनली इमेज लेट्स से दिख रही है कुछ तो डी डैश डिस्टेंस पे, लेट्स से वो दिख रही है डी डैश डिस्टेंस पे, फाइनल इमेज डी डैश पे दिख रही है। तो डी डैश बाय म्यू वन इज इक्वल्स टू टी टू बाय म्यू टू प्लस टी थ्री बाय म्यू थ्री प्लस डी फोर बाय म्यू फोर। ये समझ में आ गया था तुम्हें? हाँ सर। तो वही तो कर रहा हूं मैं कि यहां से देखने पे इस ऑब्जेक्ट की फाइनल इमेज यहां दिख रही है। ये जो डिस्टेंस है ये डी डैश है, ये वाला जो डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस इज डी डैश, ये वाला। तो डी डैश इज द अपेरेंट डिस्टेंस एज सीन फ्रॉम म्यू वन। तो डी डैश अपॉन म्यू वन हमें कहां पर दिखता है ऑब्जेक्ट? सीडी के अंदर कहां पर दिखता है? अपॉन म्यू वन, दैट इज इक्वल्स टू ये डेप्थ अपॉन यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टी अपॉन म्यू टू प्लस ये वाला डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का अपॉन ये वाला म्यू वन डी नॉट अपॉन म्यू वन। क्या दिक्कत है इसमें बताओ? ओके सर। सुनो अगर मैं ऐसे कर देता, मेरी बात सुनो, ये यार मेरी बात सुनो, इसको मैं वर्टिकल कर देता हूँ, ये है टी और ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू टू, यहाँ पर एक मीडियम है म्यू वन, यहाँ पर डी नॉट डिस्टेंस पे रखा है तुम्हारा ऑब्जेक्ट, यहाँ पर तुम्हारी आंखें हैं, आंखें किस मीडियम में है? म्यू वन में है। तो अब यहाँ से जो अपेरेंट डेप्थ दिखेगी तुम्हें ऑब्जेक्ट की डी डैश अपॉन म्यू वन इज इक्वल्स टू टी बाय म्यू टू प्लस डीओ बाय म्यू वन। ये समझ में आता है? हाँ सर, गॉट इट। तो उसी चीज को हॉरिजॉन्टल कर दिया ना मैंने, क्या दिक्कत है उसमें? तुम सोचना इसके बारे में एक बार, थिंक अबाउट इट, यू अंडरस्टैंड। अब देखो फाइनली यहाँ पर डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आएगी? डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू डी नॉट प्लस डी डैश माइनस डी नॉट, ये आएगी, ये डेल्टा एक्स की वैल्यू है। डी नॉट पे टी जोड़ो और डी डैश सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा? डी नॉट प्लस टी माइनस डी डैश, तो माइनस डी नॉट प्लस टी इंटू म्यू वन बाई म्यू टू, तो डी नॉट कट जाएगा, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आएगी? डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू टी इंटू वन माइनस म्यू वन बाई म्यू टू। म्यू वन बाई म्यू टू इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई हम जहां से देख रहे हैं उसके रिलेटिव म्यू टू की वैल्यू क्या है, तो इसको कई बार ऐसे भी लिख सकते हैं टी इंटू वन माइनस वन अपॉन म्यू टू कॉमा वन, कि बीच का जो एक्स्ट्रा स्लैब आया उसका हमारे मीडियम के रिलेटिव क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, दिस इज द फाइनल फॉर्मूला। और ये जो शिफ्ट आया है कौन सी डायरेक्शन में आया? इज द शिफ्ट अलोंग द इंसिडेंट रे कि उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आया शिफ्ट? जो डेल्टा एक्स का शिफ्ट along the incident, along the incident है ना, so delta x is the shift along incident ray. Delta x is the shift along the direction of incident ray. So all these distances which you've taken, like d dash, d naught and all, they are from CD, right? No. CD से बस d dash है, बाकी T2 ये वाली width है, D नॉट ये वाला डिस्टेंस है ना। इनिशियल डेरिवेशन में सारी चीजें मैं यहाँ से मेजर कर रहा था, इनिशियल डेरिवेशन में मैं सारी चीजें यहाँ से मेजर कर रहा था, बट फाइनल फॉर्मूले में ये वाला डिस्टेंस अलग से,
ये वाला डिस्टेंस अलग से, ये वाला डिस्टेंस अलग से अपीयर हो जाता है। तो एक काम करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको लिख लो, नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, चलेगा? Yes, sir. Bye, sir. Bye, sir. सर आप एक एग्जांपल दिखा सकते हो जिसमें डेल्टा एक्स अगेंस्ट द इंसिडेंट रे है, लाइक डायरेक्शन? हाँ यार, मैं कह रहा था कि इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। इस पर कोई सवाल नहीं करवाया मैंने अभी, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, चलेगा? Yes, हेलो, sir. ठीक है, एक मिनट यार। ये लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो तुम लोग, जल्दी ले लो, फिर क्लास एंड करते। डन? स्क्रीनशॉट ले लिया? हाँ सर। ओके, चलो सर ठीक है आप यार, नेक्स्ट क्लास एक एग्जांपल दिखाओगे जिसमें वो अगेंस्ट द इंसिडेंट रे है डेल्टा एक्स? नहीं, अगेंस्ट द इंसिडेंट रे होता ही नहीं किसी भी केस में। अच्छा एक अच्छा। मिनट, हो सकता है एक्चुअली हो सकता है, अगर 1/μ की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाए तो हो सकता है एक्चुअली, सॉरी, हवा के केस में नहीं होता है, बाकी केसेस में हो सकता है। मान लो बाहर पानी है और बीच में हवा है, उस केस में हो सकता है, ठीक है? चलो, अरे यार बाद में कभी करते हैं कैमरा ऑन यार, अभी नहीं, अभी तो क्लास खत्म हो गई, नेक्स्ट क्लास में कुछ ना मेरे को। चलो, सी यू गाइस, बाय, हैव अ नाइस डे। Bye, Bye, sir. sir. Thank you. Thank you, sir. Bye, sir. ओके, बाय।